Good afternoon, everybody. तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। कल थ्योरी नोट्स में कोई सवाल दिया था क्या मैंने? थ्योरी नोट्स में कोई सवाल दिया हो? नहीं दिया था ना, मेरे मेमोरी में नहीं है, शायद नहीं दिया था मैंने।
तो हम कल सर्कमरेडियस पर आ गए थे ना, ट्राइंगल के सर्कमरेडियस पर आ गए थे। साइन रूल पढ़ लिया हमने, कोसाइन रूल पढ़ लिया, प्रोजेक्शन फॉर्मूला पढ़ लिया, लॉ ऑफ टेंजेंट पढ़ लिया, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ हाफ एंगल पढ़ लिए, और ट्राइंगल का एरिया पढ़ लिया। और ट्राइंगल का एरिया निकालने के साथ साथ हमने लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड को कैलकुलेट करना भी सीखा था। लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम ऑल द थ्री वर्टिसेस इज 2 डेल्टा बाई ए, 2 डेल्टा बाई बी, 2 डेल्टा बाई सी। फॉर्मूले की माया है इसमें, फॉर्मूले हमें जो है वो याद रखने पड़ेंगे। मैं ड्राइव करके बता रहा हूँ वैसे आपको, मोस्टली है ना, मोस्टली के लगभग सारे बताएं अब तक तो ड्राइव करके है ना, लेकिन फॉर्मूला याद रखना चैलेंज है अपने लिए ना। फॉर्मूला याद होगा तभी सवाल करने के बारे में सोच पाएंगे हम लोग ना। अब आ गए थे हम सर्कमरेडियस पर। तो सर्कमरेडियस में मैंने एक तो प्रूव कर दिया था भाई, सर्कमरेडियस निकालने के दो तरीके होते हैं, ट्राइंगल कैसा भी हो, चाहे राइट एंगल हो, एक्यूट एंगल हो, ऑब्टूज एंगल हो, उसका सर्कमरेडियस निकालने के दो तरीके होते हैं। या तो उसमें साइन रूल लगाओ, किसी भी साइड को सामने वाले एंगल के साइन से डिवाइड कर दो, तो जो रेशियो होगा ना वो ट्वाइस ऑफ सर्कमरेडियस के बराबर आएगा, मतलब वो डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल के बराबर आएगा। तो ये मैंने ड्राई कर दिया था आपके लिए ना, वो ट्राइंगल बनाया था अच्छा सा मैंने ना, और ड्राई कर दिया था ना, a अपॉन साइन ए बराबर 2r आ गया था। हमने उसमें एक चीज और ऑब्जर्व की थी कि सर्कम सेंटर की किसी भी वर्टेक्स से डिस्टेंस निकालें अपन, OA निकालें या OB निकालें या OC निकालें, वो कैपिटल R के बराबर आएगा। एंड द डिस्टेंस ऑफ सर्कम सेंटर फ्रॉम द साइड opposite to angle A is R cos A, opposite to angle B is R cos B और R cos C। मैंने लिखवा दिया था आपको है ना, लिखवा था ना बच्चों मैंने आपको। और साइड के लिए हमने स्मॉल लेटर का इस्तेमाल किया था, और हमने जो है वो अगर वर्टेक्स से निकाल रहे हैं तो कैपिटल O बोला था मैंने, वर्टेक्स से कैपिटल O। इसका मतलब है वर्टेक्स से डिस्टेंस निकाल रहे हैं, वर्टेक्स से डिस्टेंस निकाल रहे हैं सर्कम सेंटर की, वर्टेक्स से निकाल रहे हैं, वो तो R के बराबर आ गया। डिक्टेट भी करवाया था मैंने, इसका मतलब है डिस्टेंस ऑफ सर्कम सेंटर फ्रॉम द साइड अपोजिट टू एंगल है, जिस साइड की लेंथ स्मॉल a के बराबर है, जिस साइड की लेंथ स्मॉल a के बराबर है वो वर्टेक्स a के सामने है। डिस्टेंस, दिस इज सर्कम डिस्टेंस ऑफ सर्कम सेंटर, यानी अगर मैं स्मॉल लेटर यूज कर रहा हूं तो साइड से डिस्टेंस निकाल रहा हूं, और अगर मैं कैपिटल लेटर यूज कर रहा हूं तो वर्टेक्स से डिस्टेंस निकाल रहा हूं। ये भी कल मैंने निकाल के बताया था आपको, और ये आ गया था r cos a। एंड डिस्टेंस ऑफ सर्कम सेंटर फ्रॉम द साइड अपोजिट टू एंगल b इज r cos b, and similarly distance of circum center from the side opposite to angle C is r cos C, है ना। तो हमें जितने भी विश्लेषण पॉइंट हमारे पास है, सेंट्रोइड हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, सर्कम सेंटर हो गया, इन सेंटर हो गया, इन सब की हम ट्राइंगल के वर्टेक्स से भी डिस्टेंस निकालेंगे और ट्राइंगल के साइड से भी डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ हमने डिस्टेंस निकाल लिया, ऑर्थो सर्कम सेंटर की वर्टेक्स से भी डिस्टेंस निकाल लिया और साइड से भी निकाल लिया। अब जो सेकंड पार्ट था ना उसको प्रूव कर सकते हैं अपन। हमने ये तो प्रूव कर लिया था a अपॉन sin a 2r के बराबर होता है। अब सेकंड वाला फॉर्मूला लाना होगा भाई, लगता है भाई साइड तो है, सामने वाले एंगल का साइन नहीं निकाल सकता मैं, तो कोई बात नहीं, एक तरीका और होता है सर्कमरेडियस निकालने का। हमने इसको लिख लिया a is equal to 2r sin, हमने इसको ऐसे लिख लिया a is equal to 2r sin, यानी वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो k आता है ना वो k बेसिकली 2r के बराबर आता है। अब ध्यान से देखें, अपन sin a है, हम चाहते हैं भाई फॉर्मूला आ जाए अल्टरनेट तरीका, तो डेल्टा था उसमें ना, तो हम जानते हैं डेल्टा इज इक्वल टू, तो डेल्टा अगर हो डेल्टा से साइन आ सकता है, साइन अगर हो साइन से डेल्टा आ सकता है, क्योंकि तो डेल्टा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन जानते हैं हम। व्हाट इज डेल्टा? हाफ bc sin, मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा इज इक्वल टू हाफ bc sin, और sin को निकाल लिया मैंने यहां से, और a की जगह a लिखा मैंने, 2r की जगह 2r लिखा। नाउ व्हाट इज sin a? sin a is 2 डेल्टा अपॉन bc, sin a is 2 डेल्टा अपॉन bc, इन डेल्टा से sin आ सकता है, sin से डेल्टा आ सकता है, बस यहां से आ जाएगा। देखो abc is equal to 4r delta, abc is equal to 4r delta, abc is equal to 4r delta, and therefore we can say r is equal to abc upon 4 delta। तो किसी भी ट्राइंगल का सर्कमरेडियस निकालने के दो तरीके होते हैं हमारे पास, या तो उस ट्राइंगल में साइन रूल लगा दो, कोई भी एक साइड का सामने वाले एंगल के साइन से रेशियो निकाल लो, वो डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल के बराबर आएगा। यानी कैसा भी ट्राइंगल हो दुनिया का, साइड को सामने वाले एंगल के साइन से डिवाइड करो, ये रेशियो हमेशा उस ट्राइंगल की सर्कमरेडियस के डबल के बराबर आएगा, या डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल के बराबर। या फिर ये तरीका आएगा, लगेगा भाई इसमें लिमिटेशन है, हम इसका यूज नहीं कर पा रहे, एंगल नहीं है या साइड नहीं है, भाई फिर ये आ जाएगा। अगर एंगल नहीं होगा सामने वाला फिर यहाँ आ जाएगा, और उसके लिए तीनों साइड चाहिए फिर अपने, और तीनों साइड होंगी तो बाय यूजिंग हीरोज फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट डेल्टा आल्सो, और डेल्टा निकाल लेंगे। तो दो तरीके होते हैं सर्कमरेडियस निकालने के,
सरकम सेंटर के बारे में जानते हैं, सरकम सेंटर कैसे निकाला जाता है ये हम जानते हैं ना, सरकम सर्कल क्या होता है ये हम जानते हैं ना, सब जानते हैं ना। और ये दो चीजें हैं हमारे पास, दो फॉर्मूले हैं जिसका यूज करके हम ट्राइंगल का सरकम रेडियस निकाल सकते हैं। सवाल करते हैं कैसे यूज करके निकाल सकते हैं, लिखो आप। इन अ ट्राइंगल एबीसी, इन अ ट्राइंगल एबीसी if A is 13, if small a is 13, if A is 13, B is 14 and C is 15, then find capital R. Then find capital R. कैपिटल R हमने निकालना है, हमें उस ट्रायंगल का सर्कमरेडियस निकालना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सर्कमरेडियस निकालने के दो तरीके हमारे पास हैं, तो हम ट्रायंगल में साइन रूल लगाएं, या फिर जो है सेकंड फॉर्मूला लगा दें, ABC अपॉन 4 डेल्टा। A बराबर 13 है, B बराबर 14 है और C बराबर 15 है। A 13, B 14, C 15। ओके मेरे हिसाब से 65 अपॉन, आंसर इज 65 अपॉन 8, आंसर इज 65 अपॉन 8। तो निकाल सकते हैं। अभी ये हमारे पास तीनों साइड हमारे पास है, तो हमने लगा दिया सिंस R इज इक्वल टू ABC अपॉन 4 डेल्टा, R इज इक्वल टू ABC अपॉन 4 डेल्टा। निकाल सकते हैं यहाँ से। अब डेल्टा को निकाला जा सकता है, डेल्टा निकालने के पहले S चाहिए हमें, और S निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, 27, 32, 42, 21 आ गया। और यहाँ से डेल्टा निकाल लेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू S इंटू S माइनस है। अब S तो ये आ गया, और ये S माइनस है, S माइनस है 8, फिर S माइनस B कितना आ जाएगा 7, और S माइनस C कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये S माइनस A आ गया, S माइनस B आ गया। अब यहाँ से निकाल सकते हैं ना। स्क्वायर रूट निकालने के पहले 8 को देखते हैं ना भाई। 8 को देखने के लिए क्या करें भाई, एक तो 7 यहाँ पर है, एक तो 7 यहाँ है और एक 7 यहाँ है, तो 7 तो बाहर निकाल लिया हमने। छोटी क्लास में सिखाते हैं ना इस तरह से हमने भाई, दो 7 आ गए, 7 बाहर निकाल लो, एक है ना। अब ये हट जाएगा यहाँ से, ये भी हट जाएगा यहाँ से। अब कितना बचेगा 3 बचेगा, वो ये 7 और 7 तो बाहर निकाल चुके, 3 बचा। अब एक 3 यहाँ पर है और एक 3 यहाँ पर है, 3 बाहर निकाल लेंगे। अब क्या बचेगा, ये 3 बाहर निकालिए, ये 3 अब 2 बचा हमारे पास, तो 2 और 8 16 से 4 आ गया, मतलब डेल्टा आ गया, ये S आ गया। तीनों साइड हमारे पास है, डेल्टा निकाल लिया और यहाँ से निकाल सकते हैं। therefore R is equal to, therefore R is equal to, A तो हमारे पास 13 है, B हमारे पास 14 है, C हमारे पास 15 है, 4 हमारे पास 4 है। What is delta? Delta is 7 into 3 into 4 and this will come out to be 65 by 8। ऐसा निकाल सकते हैं। निकालने के लिए ऐसा भी कर सकते थे भाई, अगर मैं निकालना है मान लो, हम ऐसा भी निकाल सकते थे कि हम साइन रूल का यूज भी कर सकते थे। ऐसा भी निकाल सकते थे, A अपॉन साइन is equal to R, A अपॉन साइन is equal to R। तो जब भी अगर अपन ये यूज कर सकते हो ना, तो ये यूज करना आसान होता है, इसमें कैलकुलेट कम करना पड़ता है। लेकिन कई बार एंगल वगैरह नहीं होते हमारे पास, तो फिर ये अल्टरनेट फॉर्मूला भी हमारे पास है। दोनों फॉर्मूले माइंड में रखने पड़ेंगे अपने। हम इसका भी यूज करके निकाल सकते थे। अब ये तो हमारे पास ही, क्या हम कॉस से निकाल सकते हैं? क्या हम इन तीनों का यूज करके, भाई तीनों साइड है तो साइन रूल का यूज करना बेकार है, हम कॉस ए का यूज करके निकाल सकते हैं। हम कॉस ए निकाल लेंगे। व्हाट इज कॉस ए? b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर अपॉन 2bc। यहां से ऐसे निकाल लेंगे। और हमारे पास a हमारे पास है, b हमारे पास है, c हमारे पास है, तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a। और अगर आप cos a निकालेंगे तो cos a विल कम आउट टू बी 3/5, cos आ जाएगा 3/5। इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन। और cos से अगर मैं निकालना चाहूंगा तो 3/5 आ जाएगा। कैलकुलेट करने में कैलकुलेट तो कर सकते हैं अपन। और अगर cos से 3/5 है, हम जानते हैं sin a कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। sin a विल कम आउट टू बी 4/5। मतलब टाइम ठीक है, बराबर से लगा, कोई बात नहीं, लेकिन वो तो अप्रोच आ गई माइंड में कि भाई हाँ, हम इससे भी निकाल सकते थे ना। उससे कहने का एडवांटेज तो रहेगा भाई, ऐसे भी निकाल सकते थे, ऐसे भी निकाल सकते थे। ला रहे हैं a कितना 13 है। व्हाट इज sin a? sin a is 4/5, sin a is 4/5।
तो a अपॉन साइन a इज इक्वल टू r। बस यहाँ से r को निकाल लेंगे तो 65/8 आ जाएगा, मतलब वापस आ जाएगा 65/8। तो दोनों तरीके से मतलब दोनों का यूज कर पाया, पर हो सकता है कई बार लिमिटेशन हो, हम सिर्फ एक तरीके का यूज करके निकाल पाए ना, तो ऐसा हो सकता है मतलब, लेकिन दोनों तरीकों का इस्तेमाल करके देख लिया हमने। देखिए एक सवाल लिखे, in any right angle triangle ABC, in a right angle triangle ABC, in a right angle triangle ABC, in a right angle triangle ABC, find the value of a square plus b square plus c square upon r square. Find the value of this. In a right angle triangle ABC, या in any right angle triangle ABC, find the value of this. ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल है, राइट एंगल कहाँ है पता नहीं है अपने को, इसका मतलब आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, उन्होंने सिर्फ बोला है राइट एंगल और वो पूछ रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, वेयर आर का मतलब सर्कमरेडियस है। तो अगर ये मेंशन नहीं करेगा कि राइट एंगल कहाँ है, इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ेगा। हम राइट एंगल कहीं भी लें, इसके आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं देने का मतलब ये होता है, अगर वो बोलते हैं कि भाई यहाँ है तो उस हिसाब से आंसर निकलेगा, लेकिन अगर मेंशन नहीं किया हुआ इसका मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं कहीं और मानूंगा आप कहीं और मानोगे, वैल्यू अलग अलग आएगी। अगर नहीं दे रखा मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल है, राइट एंगल कहाँ है जानकारी नहीं है, और हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। हमने स्ट्रेट लाइन जब पढ़ी थी तो सर्कम सेंटर के बारे में, ऑर्थो सेंटर के बारे में जो भी जानकारी अपने पास थी वो काफी जानकारी लिखवाने की कोशिश की हमने, आपको एक एक छोटी छोटी बात भी लिखवाई है। मीडियन का लेंथ कुछ डेफिनेशन लिखवाया है, एल्टीट्यूड का लिखवाया है, सब लिखवाया। एंड द आंसर विल कम आउट टू बी 8। इसका आंसर आ जाएगा 8। राइट एंगल ट्राइंगल नाम आते ही दो चीजें निकालना आसान होता है ना। अगर ट्राइंगल राइट एंगल है तो सर्कम सेंटर निकालना भी आसान होता है और ऑर्थो सेंटर निकालना भी आसान होता है। राइट एंगल आते ही ऑर्थो सेंटर निकालना आसान है, सर्कम सेंटर निकालना भी आसान है। अब राइट एंगल तो है, पता नहीं कहाँ राइट एंगल है, मैंने मान लिया ए पर राइट एंगल है, आप बी पर भी मान सकते हैं और सी पर भी मान सकते हैं। तो ये स्मॉल बी होगा, ये स्मॉल सी होगा, ये स्मॉल ए होगा। अब साइड के स्क्वायर दिख रहे हैं, तो जिसे अगर मैंने मान लिया राइट एंगल ए पर है तो एक तो मैं अपने मन से लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक तो मैं लिख सकता हूँ। यानी हम ध्यान से देखें कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये तो ए स्क्वायर के बराबर आ गया भाई। अब मुझे वैल्यू निकालनी है, यानी ऊपर तो ए है और नीचे क्या है आर है, तो मुझे ए और आर में रिलेशन निकालना है। तो ये हाइपोटेनस है और अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेनस विल एक्ट एज डायमीटर, यानी हाइपोटेनस इस सर्कम सर्कल का क्या होगा, डायमीटर हो जाएगा। तो सिर्फ ए बराबर क्या हो गया, 2r हो गया। अगर सर्कमरेडियस r है, मेरी बात समझ में आ गई हो क्या आपको? इन राइट एंगल ट्राइंगल सर्कम सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का मिडिल पॉइंट सेंटर है, मतलब ये क्या हो गया, डायमीटर हो गया। तो a बराबर क्या हो गया, 2r हो गया। r तो रेडियस है, ये डायमीटर हो गया, a के बराबर आ गया। क्लियर हो गया मेरी बात से, समझ में आ गया आपको ना, है ना, समझ में आ गया आपको। तो यहाँ से निकाल सकते हैं ये कितना आ गया, a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, मतलब यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कितना आ गया, 2a स्क्वायर, तो 2 तो अलग कर दिया हमने, और a कितना है, a 2r हमारे पास है ऐसा, और r स्क्वायर को r स्क्वायर लिख दिया ऐसा। a तो 2a स्क्वायर और इसे कैलकुलेट कर दिया, आंसर आ गया 8। तो आसान था, मतलब फटाफट जो नॉलेज थी हमारे पास सिंपल सी उसका यूज करके कैलकुलेट कर पाया। लिखें एक सवाल में लिखें, इन अ ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट, इन अ ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट, in a triangle ABC prove that 4r cos A by 2 cos B by 2 cos C by 2 is equal to small s। ये प्रूव करना है। वो कैपिटल R का मतलब स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, स्टैंडर्ड नोटेशन है हमारे पास। ये कैपिटल R का मतलब सर्कमरेडियस से है और S का मतलब है सेमी पेरीमीटर। ये प्रूव करना है अपने को। The triangle ABC prove that 4r cos A by 2 cos B by 2 cos C by 2 is equal to small s। नहीं याद ही रखना हमें, है ना, मतलब मैं जो याद रखना होगा मैं अपने आप बोलूंगा आपको आगे होके। हालांकि मैं बहुत चीजों को बोलता हूँ याद रखना है, आपको गुस्सा भी आता होगा कई बार कि सर का बस तो पूरी मैथमेटिक्स रटवा देंगे मैंने, तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, आपको समझना चाहिए। मैंने बताया ना आपको याद रखने के लिए क्यों बोल रहे हैं, या आपको समझा रहा हूँ। हमारा एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है, मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, रटा नहीं रहे आपको।
कई लोगों को लगता है हम लोग रटवाते हैं, आपको रटवा नहीं रहे हम आपको, पहले प्रूव बता रहे हैं, फिर सवाल करवा रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं हर बात का। वो तो याद रखने के लिए बोल रहे हैं कि अगर आप याद रखेंगे तो हो सकता है कई बार क्लिक करें। कुछ एक्सटर्नल रिजल्ट होते हैं ना, फ्रिक्वेंटली हमारे सामने आते हैं, या अगर वो याद होते हैं तो सवाल जल्दी क्लिक करता है, उन चीजों को याद रखने के लिए बोलते हैं हम। सवाल तो चीज समझा रहे हैं अपने को, सवाल भी करवा रहे हैं, रटवा थोड़ी रहे हैं हम आपको। हो गया मेरे हिसाब से ना। अब देखो हमारे पास क्या है, हाफ एंगल के फॉर्मूले हैं ना। जब हमने शुरुआत की थी तो हाफ एंगल का फॉर्मूला नहीं था, हमारे पास हाफ एंगल के फॉर्मूले हैं, तो उनका यूज कर सकते हैं, उनका यूज करके निकाल सकते हैं। हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो आप हमारे पास है सिंस LHS, तो अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो 4R, तो मैंने 4R लिख लिया। अब ध्यान से देखिए भाई, ये लिखा हुआ है cos A/2, तो cos A/2 में क्या आएगा भाई, A आएगा। cos A/2 में A आता है, A ऊपर आ जाएगा, A नीचे नहीं आएगा, ये आएगा S × S - A अपॉन BC आ जाएगा। ये cos A/2 हो गया। जैसे cos B/2 का फॉर्मूला हमारे पास है, cos B/2 क्या, B आएगा बीच में ऊपर, S × S - B अपॉन C आ जाएगा, या AC आ जाएगा। और जैसे cos C/2 है तो C आएगा इसके अंदर, S × S - C अपॉन B आ जाएगा। हमें तो S लाना है, तो भाई ये जो R है ना, ये R तो लाना नहीं है अपने को, यानी R का भी यूज करना पड़ेगा। अब R का यूज ऐसे कर सकते हैं हम, जो 4R लिखा हुआ था, मैंने 4R को तो 4 को 4 लिखा, बड़ी R ABC अपॉन 4 डेल्टा, मैंने इसे लिख लिया ABC अपॉन 4 डेल्टा। ये मैंने R को लिख दिया, कैपिटल R को, ये कैपिटल R को लिख लिया मैंने, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पर ये इनको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, ये ABC बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर रूट ऑफ A आ जाएगा, तो ये पूरा प्रोडक्ट आ जाएगा ABC। तो ABC से ABC को कैंसिल कर दिया, 4 को 4 से कैंसिल कर दिया, 4 को 4 से कैंसिल कर दिया। अब एक तो ये स्क्वायर रूट ऑफ S और एक स्क्वायर रूट ऑफ S, ये तो कितना बन गया, बाहर आके S बन गया, ये तो बाहर आके S बन जाएगा, ये बाहर आके S हो जाएगा, ये हटा दिया हमने यहाँ से, ये भी हटा दिया। अब ये जो बचा हुआ है एक्सप्रेशन, ये क्या लिखा हुआ है, डेल्टा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है √ S × S - B S - C। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों आपको, ये रहेगा डेल्टा, डेल्टा से डेल्टा जाएगा, क्या बचा हुआ, S बचा हमारे पास, कैसा आंसर है। फॉर्मूला की माया है, मतलब है फॉर्मूला अगर याद रहेंगे तो हमारा काम आसानी से चलता रहेगा। फिर भी क्या है, देखो मैंने कर लिया इसमें, कई बार जब हाफ एंगल आते हैं ना, तो हाफ एंगल के फॉर्मूले भी हमारे पास होते हैं। कई बार क्या, हाफ एंगल को डबल करके, यानी हाफ एंगल से A/2 है, कई बार उसको A/2 को A में कन्वर्ट करके भी सवाल करना पड़ेगा। कई बार इस तरह से सवाल करने में दिक्कत आती है, कई बार एंगल को डबल करके करते हैं सवाल अपन, ठीक है, हाफ एंगल का फॉर्मूला है, लेकिन कई बार अगर मैं इन एंगल का फॉर्मूला यूज करूंगा तो कई बार सवाल करने में दिक्कत आती है। वो तो क्या लगेगा भाई, सवाल कर रहे हैं कुछ होने का, तो तरीका चेंज करने की कोशिश करते हैं, कोई अल्टरनेट अप्रोच होता है हमारे पास, उसका यूज करने की कोशिश करते हैं। तो कई बार हमारे माइंड में ये भी आ सकता है कि भाई ये जो हाफ एंगल है, इनको हटा दें और डबल एंगल कर दें, यानी एंगल ABC लेके आ गया। अब उसके लिए क्या, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा दो ना अपने, वो हमारे काम आएगा। ये सब मैं वापस लिखता हूँ आपके लिए ना, हमने पहले लिखा था ताकि हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। एक बार हमने लिखा रखा है आपको, इनफैक्ट याद करने के लिए बोल रखा है, इन अ ट्रायंगल ABC या A + B + C = पाई, देन फर्स्ट सिग्मा sin 2a, ये मैंने बोल रखा है, तो रट लो आप आंख बंद करके, सबको प्रूव कर रखा है हमने, इनका यूज कर रखा है ट्रिग्नोमेट्री में। 4 sin A sin B sin C, ये आप जानते हैं, sin 2a + sin 2b + sin 2c = 4 sin A × sin B × sin C। सेकंड फॉर्मूला ये याद रखना जरूरी है, काम आता रहता है ट्रिग्नोमेट्री में, cos 2a + cos 2b + cos 2b - 1 -4 cos A cos B cos C। ये पहले भी मैंने बोला था, इनको डिराइव कर रखा है हमने, कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं इनको। समझ रहे हैं आप कैसे लिखा हुआ है, ये समझा रखा है मैंने आपको, cos 2a + cos 2b + cos 2c = -1 -4 cos A cos B cos C। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, sin A sin B sin C। थर्ड सिग्मा sin A, सिग्मा sin A और sin A + sin B + sin C, ये होता है हमारे पास 4 cos A/2 cos B/2 cos C/2, ये होता है 4 cos A/2 cos B/2 cos C/2। ये ब्रैकेट में लिखना, 4 तो बाहर है, ये cos A/2 cos B/2 cos C/2 4। ये आपको याद आ रहा होगा, मैंने पहले भी बोला था आपको रटने के लिए, इनको प्रूव कर रखा है इनको हमने सबको क्लास के अंदर। ये आता है 1 + 4 sin A/2 sin B/2 sin C/2। इनका मतलब समझते हैं आप, तो चार तो हमारे पास ये है ना, ये रटा, इनसे इनके बिना काम नहीं चलता हमारा। दिक्कत आती है क्योंकि अगर रटा हुआ होगा ना तो बहुत जल्दी क्लिक करेगा आपके माइंड में, रटा हुआ नहीं होगा दिक्कत आएगी। इन सबको ड्राइव भी कर रखा है अपने, निकाल भी रखा है। और चार हमारे पास ये है ना, सिग्मा 10A कंटीन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ 10A + 10B + 10C = 10A × 10B × 10C।
tan में 2 होते हैं, cot में भी 2 होते हैं। एक क्या होता है, हाफ एंगल का होता है सिग्मा, tan a/2 tan b/2 बराबर 1। इन सबके यूज कर रखे हैं अपन ने, ये 1 के बराबर। इसका मतलब समझते हैं आप, 3 टर्म आएंगे ना, 3 टर्म, tan a/2 tan b/2 tan b/2 tan c/2 tan c, दो tan में जो tan वाले याद रख लो, जो tan में फुल एंगल का है वो cot में हाफ एंगल का होगा, वो cot में हाफ एंगल का होगा। सिग्मा cot a/2 इज इक्वल टू कंटीन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ cot a/2, कंटीन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ cot a/2। जो tan में फुल एंगल का है इसको फुल एंगल बोल रहे हैं, इसको हाफ एंगल बोल रहे हैं, और जो tan में हाफ एंगल का है वो cot में फुल हाफ एंगल का होता है, वो cot में हाफ एंगल का होता है। सिग्मा cot a cot b इज इक्वल टू 1, और जो tan में हाफ एंगल का है वो cot में फुल एंगल का होता है। इन सब पर बेस हमारे शीट में सवाल है, इनको डिराइव कर रखा है, ये रटने पड़ते हैं अपने को, वरना पिक्चर दिक्कत आती है ना, अपने को दिक्कत आती है अपने को। तो ये याद करना आसान है, तो tan वाले याद कर लो, तो tan वाले याद कर लो, cot वाले अपने आप याद हो जाएंगे ना, ये मैंने पहले भी ऐसा बोला था। तो ये हमारे याद रखने पड़ेंगे, और ये याद होंगे जल्दी सोच पाएंगे आप, सवाल को जल्दी कर पाएंगे, बड़ा दिक्कत आएगी। इनके डेरिवेशन भी बताया अपने को, लेकिन रटे हुए होने चाहिए अपने को। अब देखो अगर ये पता होता ना, अपन ऐसे फटाफट सोच सकते हैं ना, भाई जैसे ये एंगल था हमारे पास, तो क्या लिखा हुआ 4 cos a/2 cos b/2 cos c/2, क्या होता है भाई, ये होता है sin a plus sin b plus sin c, इसको लिख सकते हैं ऐसे ना। तो सिंस LHS, ध्यान से देखें LHS, r को मैंने अलग कर दिया, और ये क्या लिखा हुआ है 4, ये लिखा हुआ है cos a/2 cos b/2 cos c/2, ये ऐसा लिखा हुआ है। और व्हाट इज 4 cos a/2 cos b/2 cos c/2, ये होता है sin a plus sin b plus sin c is equal to 4, तो ये आ गया sin a plus sin b plus sin c, आ जाएगा sin a और प्लस sin b प्लस sin c। हमने यहाँ हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज नहीं किया, हमने यहाँ पर उसको फुल एंगल में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या चाहिए, s चाहिए, s का साइड लेंथ आनी चाहिए, तो व्हाट इज sin a अपॉन 2r, व्हाट इज a अपॉन sin a, अब तक तो k लिखा करते थे अपन साइन रूल में, अब तक हम लिखा करते थे a अपॉन sin a बराबर k, अब क्या लिखें, a अपॉन sin a बराबर 2r लिख सकते हैं ना, अब 2r भी लिख सकते हैं ना, तो व्हाट इज sin a अपॉन 2r, sin को लिखा हमने a अपॉन 2r, sin b को लिखा हमने b अपॉन 2r, और sin c को लिखा हमने c अपॉन 2r, ऐसा लिख लिया इसको। तो एलसीएम ले लिया हमने ना, ये r की जगह r आ गया, ये आ गया a प्लस b प्लस c और अपॉन 2 और इनटू r आ जाएगा, इससे हट जाएगा और वो ऐसा आ जाएगा। तो ये अल्टरनेट तरीका था, मतलब कई बार दिक्कत आती है हमें ना, सवाल करते करते हम ऑब्जर्व करेंगे इन बातों पर, भाई कई बार हाफ एंगल के फॉर्मूले से काम चल जाता है, कई बार अपन वो लगाते हैं तो दिक्कत आती, तो भाई कई बार एंगल को डबल कर लेते हैं। ये कंडीशनल आइडेंटिटीज को रटना है, ताकि जब जब हमें जरूरत पड़ेगी तो बहुत जल्दी अपन सोच पाएंगे, हमें समय बर्बाद करने की समय ज्यादा नहीं लगेगा अपना, और कम से कम समय में काम चलेगा अपना। देखिए नेक्स्ट सवाल में लिखें, इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट 1 upon s minus a plus 1 upon s minus b plus 1 upon s minus c, 1 upon s minus c minus 1 upon s is equal to 4r upon delta। ये प्रूव करना है ABC upon r cube, 4r upon delta या ABC upon delta स्क्वायर, ये प्रूव करना है। मतलब इसकी वैल्यू ये भी आ सकती है और ये इसके बराबर भी आ सकता है, मल्टीपल चॉइस में आ सकता है। मतलब है फिर ट्रायंगल एबीसी के अंदर s का मतलब हम जानते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन, और हमें दिखा रहा है ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू इसके बराबर भी आ सकती है और इसके बराबर भी आ सकती है। एक ऑप्शन में ये लिखा हुआ हो सकता है, एक ऑप्शन में ये लिखा हुआ हो सकता है, 4r अपॉन डेल्टा या ABC अपॉन डेल्टा स्क्वायर, ABC अपॉन डेल्टा स्क्वायर, ये प्रूव करना है। मतलब s का मतलब सेमी पेरीमीटर से है ना, s इज सेमी पेरीमीटर। थोड़ा सा इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे, एकदम हम थोड़ा जो है ज्यादा एक्साइटेड नहीं होंगे, थोड़ा सा इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है एकदम कोई थॉट आपके माइंड में आया हो, है ना, तो उसको आप यूज करने की कोशिश करें, लेकिन थोड़ा पेशेंस भी रखें ना।
अब देखो इसको देखते हैं आपको लग रहा होगा कि चारों का एलसीएम एक साथ ले लो। अगर चारों का एलसीएम एक साथ लोगे तो नीचे क्या आएगा, डेल्टा स्क्वायर आएगा, और डेल्टा स्क्वायर चाहिए भी सही अपने को ना। लेकिन अगर आप चारों का एलसीएम एक साथ लोगे ना तो न्यूमरेटर के अंदर क्या है, 3 का प्रोडक्ट आएगा, 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 3 को मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आएगी ना। तो एकदम लालच तो आया हमें कि एलसीएम ले लेते हैं और नीचे डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा फटाफट में। लेकिन जैसे वो लगा ऊपर हम मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे तो ऊपर क्या, 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने, 3 ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे ना। तो बेटर ये है कि चारों का एलसीएम एक साथ ले लेना, दो का एलसीएम एक साथ लेना, दो का एलसीएम एक साथ लेना। मैंने कहा था ना एकदम देखते ही आएगा आपको भाई ठीक है एलसीएम ले लो, डेल्टा स्क्वायर आ ही जाएगा ना। लेकिन वो ऊपर 3 टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को। तो बेटर ये है कि हम दो को एक साथ लें, पहले 2 का एलसीएम लें, फिर 2 का एलसीएम लें, फिर जो आएगा फिर एलसीएम लेना, ताकि दिक्कत नहीं आएगी कैलकुलेट करने में। मल्टीप्लाई कम करना पड़ेगा अपने को, कम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इन दोनों का एलसीएम एक साथ लेते हैं पहले, फर्स्ट और सेकंड एलएचएस की बात करते हैं हम। तो पहले इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एक साथ ले लो और इनको एक साथ ले लेते हैं। एलसीएम लोगों तो क्या आएगा, s माइनस ए इंटू एस माइनस बी, यहां पर आएगा s माइनस बी प्लस s माइनस ए आ जाएगा। तो चारों का एलसीएम एक साथ ले रहे हैं मतलब। अब आएगा s इंटू एस माइनस सी, यहाँ पर आएगा s माइनस साइन, तो ब्रैकेट का यूज करना चाहिए अपने को। माइनस साइन अगर बाहर हो तो ब्रैकेट का यूज हमेशा करना चाहिए। ये छोटी क्लास में टीचर बहुत सिखाते हैं, डांटते भी हैं भाई माइनस साइन है ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट लगाओ। गलती होती है, वरना अभी भी गलती हो सकती है अपने से, ऐसी बात नहीं है। तो कंसंट्रेशन बहुत सॉलिड हो हमारा, वरना गलती हो जाती है अभी भी। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ इस s से s कैंसिल हो जाएगा। नाउ व्हाट इज s प्लस s, 2s, और 2s को रखूंगा मैं a प्लस b प्लस c, तो a कट जाएगा और b कट जाएगा, यानी ये c आ जाएगा, ये भी c आ जाएगा, एंड दिस इज c, ये भी c आ गया, ये c आ जाएगा कैलकुलेट करने पर, और ये भी c आ गया, ये भी कितना आ गया, c आ गया। तो इनका न्यूमरेटर क्या हो गया, सेम हो गया ना, न्यूमरेटर दोनों का सेम हो गया। तो मैंने इनका एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम लिया वापस में, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो वापस क्या बन गया, डेल्टा स्क्वायर बन गया है, फटाफट बन गया। वो चारों का एलसीएम एक साथ ले लिया हमने, दो करके लिया है। अब सी तो मैंने कॉमन ले लिया इनका न्यूमरेटर में जो आया, सी को मैंने कॉमन ले लिया, तो ये जो डिनोमिनेटर इधर आ जाएगा और ये वहां चला जाएगा, तो ये आएगा s इंटू एस माइनस सी और प्लस ये आएगा s माइनस ए इंटू एस माइनस बी, ये ऐसा आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करना हो ना अपने को, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे s माइनस ए इंटू एस माइनस बी लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई तो करना आता है, ये बड़ी बात है नहीं, लेकिन इनको मल्टीप्लाई जल्दी से करना आना चाहिए अपने को। इनको मल्टीप्लाई करने पर बेसिकली एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये s के अंदर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अगर मैं इसको 0 के बराबर इक्वेट कर दूं तो इसका एक रूट a आएगा और एक रूट b आएगा, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसका एक रूट a और एक रूट b। इसको मल्टीप्लाई करने पर जाना चाहिए s स्क्वायर सम ऑफ द रूट और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये आना चाहिए। इसको देख के डायरेक्ट हमें ये लिखना आना चाहिए, समझ में आया ना किस लॉजिक का इस्तेमाल करके लिखा हमने। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, सी तो मैंने कॉमन ले लिया, तो सी तो हमारे पास बाहर है। अभी क्या आ गया, एस स्क्वायर माइनस एस इंटू सी, प्लस ये आएगा एस स्क्वायर माइनस एस ए प्लस बी और प्लस ए इंटू बी आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करना बताया ना मैंने आपको अलग से, कैसे मल्टीप्लाई कर लिया, कैसे मल्टीप्लाई किया, किस कंसेप्ट का यूज किया। ऐसा नहीं कि एक टर्म को मल्टीप्लाई किया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया ना। और अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। हमें क्या चाहिए, डेल्टा स्क्वायर तो नीचे आ गया, यानी ऊपर चाहिए अपने को एबीसी। डेल्टा स्क्वायर नीचे आएगा हमारे पास, नीचे डेल्टा स्क्वायर आ गया, ऊपर चाहिए एबीसी, सी बाहर है हमारे पास, बस यही हमारे काम का है, इसका मतलब यही हमारे काम का है, ए बी सी, ये हमारे, यानी सब कट जाना चाहिए, इसका मतलब ये सब कट जाना चाहिए हमारा, तो कट जाएंगे ना, देयर इलेक्शन निकल। तो बाहर तो सी लिखा हुआ है और अंदर लिखा हुआ है एस स्क्वायर 2s स्क्वायर, ये आ गया 2s स्क्वायर, s स्क्वायर और s स्क्वायर 2s स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ देखिए मैं यहाँ से माइनस s कॉमन ले लूं,
माइनस एस यहां से कॉमन ले लूंगा मैं, माइनस एस में यहां से कॉमन ले लूंगा, तो माइनस एस को अगर मैं कॉमन लूंगा तो व्हाट वी गेट a प्लस b प्लस c, और आगे क्या लिखा हुआ है, a into b लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है a into b, और वो क्या आ गया, वो डेल्टा स्क्वायर आ गया, डेल्टा स्क्वायर आ गया, है ना। मैं हर बात बोल रहा हूँ मेरे हिसाब से, अगर आप सुन रहे होंगे तो दिक्कत नहीं आ रही होगी शायद आपको। और व्हाट इज a प्लस b प्लस c, 2s, ये आएगा 2s स्क्वायर, ये भी आएगा 2s स्क्वायर, तो 2s स्क्वायर से 2s स्क्वायर हट जाएगा, 2s स्क्वायर से 2s स्क्वायर हट जाएगा। अब बाहर क्या, अंदर क्या बचा, ab, और बाहर क्या है, c है, तो abc अपॉन डेल्टा स्क्वायर आ गया। अब हो सकता है एक ऑप्शन में ये लिखा हो, अब सेकंड ऑप्शन को देखा हमने, क्या चाहिए, 4r अपॉन डेल्टा चाहिए, यानी r लाना है कैपिटल R, तो ला सकते हैं, r और abc में रिलेशन होता है, तो लगा दिया फॉर्मूला, सिंस r इज इक्वल टू abc अपॉन 4 डेल्टा। भाई एक तो ये आ गया, अब मैनिपुलेशन करने वाली बात है, तो मैनिपुलेशन कर लिया हमने, भाई हम जानते हैं फॉर्मूला होता है, व्हाट इज abc, abc को लिख सकते हैं अपन 4r डेल्टा, abc कैन बी रिटन एज 4r डेल्टा, ये कितना आ गया 4r डेल्टा, ये आ जाएगा 4r डेल्टा अपॉन डेल्टा स्क्वायर, तो इसका आ जाएगा 4r अपॉन डेल्टा, ठीक है ना, ऐसा आ गया, इसको ऐसा लिख दिया, तो ऑप्शन बना सकते हैं, मतलब चाहे तो एक ऑप्शन और बना सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 डेल्टा 2a अपॉन साइन, एक ऑप्शन में, एक ऑप्शन में आ गया, एक ऑप्शन में आ जाएगा, एक ऑप्शन में आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं ना भाई r इक्वल क्या होता है, व्हाट इज 2r, 2r इक्वल टू a अपॉन साइन, 2r को लिख सकते हैं a अपॉन साइन या b अपॉन साइन b या c अपॉन साइन से लिख सकते हैं। हमने ऐसा कर लिया भाई 4r अपॉन डेल्टा आ गया, अब मान लो मुझे r को रिमूव करना है, मैंने सिर्फ ये 2 अपॉन डेल्टा को अलग कर लिया और 2r को अलग कर लिया, अब 2r की जगह मैं a अपॉन साइन लिख सकता हूं, मैं b अपॉन साइन भी लिख सकता हूं, मैं c अपॉन साइन से लिख सकता हूं, मतलब मैनिपुलेट करवा सकते हैं, मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है, मतलब लिखा हुआ, तो जितने फॉर्मूला याद होंगे उतना आप मैनिपुलेट कर पाएंगे ना, तो ऐसे उसको यूज करके निकाला जा सकता है, ठीक है ना, इस तरह से निकाल सकते हैं उसको। लिखिए एक सवाल और लिखिए, ये ट्राई करके लाना है, मैं घर से, है ना, इसको ट्राई करके लाना है आपको। If O is the circumcenter, if O, कैपिटल O लिख लेंगे ना, पॉइंट को लिखने के लिए जनरली अपन कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। If O is the circumcenter of triangle ABC, if O is the circumcenter of triangle ABC, if O is circumcenter, if O is circumcenter of triangle ABC, and R1, R2 and R3, if O is circumcenter of triangle ABC and R1, R2, R3 are radii of radii समझते हैं अपन, रेडियस जो वर्ड है उसका प्लूरल है, रेडियस का प्लूरल है ना, and R1, R2, R3 are radii of circumcircle, are radii of circumcircle of, and R1, R2, R3 are radii of circumcircle of triangle OBC, triangle OCA and triangle OAB, respectively. If O is the circumcenter of triangle ABC and R1, R2, R3 are the radii of circumcircle of triangle OBC, triangle OCA and triangle OAB respectively, then prove that A upon R1 plus B upon R2 plus C upon R3 is equal to ABC upon RQ, ABC upon RQ, ABC upon RQ, ये प्रूव करके लाना है आपको कि दिस इज ABC upon RQ। ये ऐसा बोल सकते हैं 4 डेल्टा अपॉन R स्क्वायर, ये ऐसा बोल सकते हैं 4 डेल्टा अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि वो ABC को क्या लिख सकते हैं अपन 4R डेल्टा लिख देंगे, ABC को लिखेंगे 4R अपॉन डेल्टा, 4R डेल्टा, तो ये R कट जाएगा ना,
आर क्यूब लिखा हुआ है ना, आर क्यूब, ये प्रूव करके लाना है आपको। मतलब हमें रखा है भाई, हम जानते हैं भाई कोई भी ट्राइंगल हो दुनिया का, उसका सर्कमफेरेंस निकालने के दो तरीके होते हैं। दुनिया का कैसा भी ट्राइंगल हो, चाहे वो ट्राइंगल एबीसी हो, चाहे वो ट्राइंगल पीक्यूआर हो, चाहे ट्राइंगल ओबीसी हो, उस ट्राइंगल का सर्कमफेरेंस निकालने के दो तरीके होते हैं। या तो उस ट्राइंगल में साइन रूल लगा दें। साइन रूल क्या है, मतलब किसी भी ट्राइंगल में साइन रूल का मतलब क्या है, उसका कोई एक साइड लो और उसको सामने वाले एंगल के साइन से डिवाइड कर दो, तो वो जो रेशो आता है ट्राइंगल के अंदर, वो उस ट्राइंगल के सर्कम सर्कल के डायमीटर के बराबर आता है, 2r के बराबर आता है। एक तो तरीका ये होता है। या फिर ट्राइंगल का सर्कमफेरेंस निकालना हो तो तीनों साइड चाहिए उसकी और उसका एरिया चाहिए अपने को, तीनों साइड और एरिया चाहिए, या उसमें साइन रूल लगा हुआ, तब जाके सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं। तो एक दे रखा है, ये सर्कम सेंटर है ट्राइंगल एबीसी का, मेन ट्राइंगल एबीसी है और ये उसका सर्कम सेंटर है, और तीन ट्राइंगल बना लिए हमने। एक ओबीसी, इसका सर्कम रेडियस r1 है, इसका सर्कम रेडियस r2 है और इसका सर्कम रेडियस r3 है। एंड वी हैव टू प्रूव दैट a upon r1 b upon r2 c upon r3 is equal to abc upon r cube या 4 डेल्टा अपॉन r स्क्वायर। इसको निकाल के लाएंगे घर से, आप लोग कोशिश करेंगे पूरा ईमानदारी से ना, मैं बताऊंगा वरना आपको नहीं आएगा तो, ठीक है ना। देखिए सर्कम रेडियस के बारे में बात की हमने, अब बात करते हैं इन रेडियस। इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल का इन रेडियस निकालना सीखेंगे। समझते हैं इन रेडियस का मतलब है, इन सेंटर का जो रेडियस होगा, इन रेडियस कैपिटल स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल एबीसी, उसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कैपिटल R से, इसको स्मॉल r से। अब इन रेडियस क्या होगा भाई, जो इन सर्कल होगा उसका रेडियस होगा। इन सर्कल क्या होता है, टचेस ऑल द थ्री साइड्स इंटरनली, उसके सेंटर को क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। इन सेंटर का हमने फॉर्मूला लिखा रखा है आपको, इन सेंटर के बारे में सब कुछ लिखवा रखा है। बाइसेक्टर ऑफ एनी इंटीरियर एंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग दैट एंगल, सब कुछ लिखा रखा है आपको, डायग्राम तक बना रखा है, डायग्राम बना के समझा रखा है। इन सेंटर तीनों साइड से क्या होता है, बराबर डिस्टेंस पर होता है। जिस तरह सर्कम सेंटर तीनों वर्टेक्स से बराबर डिस्टेंस पर होता है, इस तरह से इन सेंटर तीनों साइड से बराबर डिस्टेंस पर होता है, और वो इक्वल डिस्टेंस क्या होती है, स्मॉल r के बराबर होती है, इन रेडियस के बराबर। तो जिस तरह से सर्कम रेडियस निकालने के दो तरीके हैं, इन रेडियस निकालने के चार तरीके हैं। इसे ट्राइंगल का इन रेडियस निकालना हो तो चार तरीके होते हैं, चार फॉर्मूले हमारे पास हैं। सर्कम रेडियस के दो तरीके हैं, इन रेडियस के चार तरीके हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला है ना, देखिए आप, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी फर्स्ट, नेक्स्ट है फर्स्ट r इज इक्वल टू, हम ट्राइंगल एबीसी का इन रेडियस निकालने के तरीके देख रहे हैं, उनका यूज के पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, फिर उनका यूज करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला जो सबसे अच्छा होता है ना, वो डेल्टा बाई एस। अच्छे का मतलब कम से कम टर्म्स इसके अंदर है ना, डेल्टा बाई एस। डेल्टा का मतलब उसका एरिया है और एस का मतलब है सेमी पेरीमीटर। एरिया निकालना आता है अपने को, सेमी पेरीमीटर से फेमिलियर है तो भाई हम इसे निकाल सकते हैं। एक तरीका ये, सबसे आसान फॉर्मूला ये होता है, कभी आर का फॉर्मूला लिखना हो अपने को तो अपन डेल्टा बाई एस लिख सकते हैं, डेल्टा बाई एस। तो दैट इज डेल्टा बाई एरिया को सेमी पेरीमीटर से डिवाइड कर दो, वी गेट द इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। फर्स्ट फॉर्मूला ये है। सेकंड फॉर्मूला होता है आर निकालने का, एस माइनस ए, 10/2, एस माइनस ए 10/2। भाई ये कब यूज करेंगे, जब उसका एरिया पता होगा। अच्छा ये कब यूज करेंगे, जब हमें एंगल ए पता होगा। ये फॉर्मूला है भाई, अगर मैं ऐसा निकालूंगा s माइनस 10/2, ये उस ट्रायंगल का क्या आ जाएगा, इन रेडियस। क्या मैं यहां से ऐसे भी निकाल सकता हूं, s माइनस b 10b/2, या मैं ऐसे निकाल सकता हूं s माइनस c 10c/2। अगर मुझे लगेगा ट्रायंगल एबीसी का एंगल ए रखा है, मैं यहां से निकाल लूंगा। लगेगा एंगल बी दे रखा है तो यहां से निकाल लूंगा। लगेगा एंगल सी है तो यहां से निकाल लूंगा। यानी ये भी स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे डिपेंडिंग कि कौन सा एंगल दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली यूज कर लेंगे। थर्ड फॉर्मूले पर आते हैं अपने, r इज इक्वल टू a अपॉन cos a/2। ठीक है, नीचे लिख लिया मैंने cos a/2। किससे लिखना है वो भी देख लो आप। फिर b अपॉन cos b/2, बस तीनों एक साथ लिखना था कि याद रखना भी आसान रहेगा उसका। c अपॉन cos c/2, एक तो भाई a तो cos a/2, b में cos b/2, c में cos c/2। अब दो एंगल बचे, अगर मैंने एंगल a यूज कर लिया, दो एंगल बचे b और c, वो दोनों एंगल साइन में आएंगे, sin b/2 sin c/2।
दो एंगल बचे ए और सी, साइन ए बाई टू साइन सी बाई टू। दो एंगल बचे ए और बी, साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू। ये तीन फॉर्मूले हो गए। तीसरा फॉर्मूला ये वाला होगा। तो ये कब यूज करेंगे जब एरिया पता होगा। ये कब यूज करेंगे ट्रायंगल का एक एंगल पता होगा, एक एंगल, एक एंगल, इसमें एक एंगल है, इसमें एक एंगल। ये कब यूज करेंगे जब लगेगा ट्रायंगल के तीनों एंगल पता है, इन रेडियस निकालना है और ट्रायंगल के तीनों एंगल पता हो। तो अगर तीनों एंगल हो और साइड ए पता हो तो इसका यूज कर लेंगे, तीनों एंगल हो साइड बी पता हो तो इसका यूज कर लेंगे, तीनों एंगल हो साइड सी पता हो तो इसका यूज कर लेंगे। लास्ट फॉर्मूला फोर्थ, r इज इक्वल टू 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। लास्ट वाला फॉर्मूला है, तीनों एंगल आपके पास हो और कैपिटल आर आपके पास हो तो फिर आप इसका यूज कर सकते हैं। तीनों एंगल होंगे या तो मैं इसका यूज करूंगा या इसका यूज करूंगा, डिपेंडिंग है साइड लेंथ पता है या सर्कमरेडियस पता है। तीनों एंगल यहाँ भी है, तीनों एंगल यहाँ भी है। साइड लेंथ पता होगी तो इसका यूज करूंगा, कैपिटल आर पता होगा तो इसका यूज करूंगा। और लगेगा बस सिर्फ एक एंगल मेरे पास है, ट्राइंगल का सिर्फ एक एंगल है और मुझे आर निकालना है तो मैं इसका यूज करूंगा। और लगेगा भाई कोई एंगल वेंगल नहीं है, सिर्फ एरिया हमारे पास है, इसका यूज कर लेंगे। तो ये चार फॉर्मूले हमारे पास है, इन्हें फॉर्मूले रटने पड़ेंगे। मैं कैसे इनको याद रखना है मैं बता भी रहा हूँ आपको, लिखने का तरीका भी बता रहा हूँ आपको, लेकिन वो रटना तो पड़ेगा इनको अपने को। देख भी रहे हैं तीन एंगल होंगे तो इनका यूज कर लेंगे, एक एंगल होगा इसका यूज करेंगे, एरिया होगा इसका यूज करेंगे। ठीक है ना, अब इनको निकाल लेते हैं पहले ना, कैसे आते हैं इनको देख लेते हैं, उसके बाद फिर सवाल कर लेंगे। इसमें बेसिकली क्या है, ये वाला फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। चलो डिराइव में चालू करूंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला भी हमारा कहीं काम आता है, इसका डेरिवेटिव। हालांकि इससे इसको निकाल सकते हैं अपन, इसी का यूज करके इसको डिराइव कर लो, इससे अपने आप ही आ जाएगा। लेकिन इसको अलग से भी निकालेंगे क्योंकि इसमें क्या है, एक लर्निंग वैल्यू होगी हमारे लिए, वो याद रखनी है अपने को। सवाल में प्रूफ में एक सवाल है, प्रूफ के अंदर एक सवाल छुपा हुआ है ना, उसको पकड़ने के लिए हम उसका प्रूफ देखेंगे ना। तो पहले फर्स्ट वाले को देखते हैं ना। अबे हमें ट्रायंगल एबीसी का इन रेडियस निकालना है और उसका एरिया हमें बताओ तो इन रेडियस को निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। पहले ट्रायंगल को बना लेंगे, उसका बनाना है इन सर्कल, इन सर्कल का डायग्राम बना लेंगे। इन सर्कल के बारे में सब लिखा रखा है मैंने आपको, और उसको लिखने से हमारा काम चल जाएगा। तो पहले बनाते हैं अपन इन सर्कल, बनाएंगे अपन इन सर्कल। तो मान लिया वर्टेक्स है हमारे पास, ये वर्टेक्स बी और ये वर्टेक्स सी है। ये ट्रायंगल एबीसी का इन सर्कल बना लिया हमने। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। हम जानते हैं मैं अगर यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर तो ये सर्कल के सेंटर से पास होगी ना। मैंने सब बना रखे हैं मैंने पहले ना, बड़ा टाइम लेकर डायग्राम बना रखे हैं ना। यहां से कोई लाइन ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर, वो भी इस सर्कल के सेंटर से पास होगी ना। और यहां से अगर ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहां से अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करूंगा वो भी इस सर्कल के सेंटर से पास होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर हम टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो सर्कल के सेंटर से पास होगी। इस पॉइंट को मैंने डी मान लिया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, इसको मैंने ई एज्यूम कर लिया और इसको मैंने एफ एज्यूम कर लिया। ये इसका इन सेंटर है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये इसका इन सेंटर है। इसको मैंने आई बोल दिया और हम जानते हैं भाई ये इन सेंटर, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। ये आर हो गया स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर। यानी इन सेंटर ट्रायंगल के तीनों साइड से बराबर डिस्टेंस पर होता है। सर्कम सेंटर वर्टेक्स से बराबर डिस्टेंस पर होता है, लेकिन इन सेंटर तीनों साइड से बराबर डिस्टेंस पर होता है। यानी हम साथ में लिख लेंगे आई ए इज इक्वल टू आई बी इज इक्वल टू आई सी इज इक्वल टू स्मॉल आर। स्मॉल ए यूज करने का मतलब वी आर कैलकुलेटिंग डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम द साइड्स, है ना। कहीं ना कहीं ये भी लिख लेंगे अपन। मेरी बात समझ रहे हैं, शायद बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत बोल रहा हूँ ना, ऐसी बात नहीं है। कई बार आपको लगता होगा सर आप बहुत बोलते हो, चुप रहते नहीं हो सर आप, तो आपको तो चुप हो जाता हूँ, उसमें क्या है। मेरा बोलना बुरा तो नहीं लगता ना आपको? बुरा तो नहीं लगता? अभिजीत मना कर रहे नहीं लगता सर, कैरी ऑन। तो ये साइड से डिस्टेंस निकाल लिया हमने, इन सेंटर की हम साइड से डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ये
उस साइड से डिस्टेंस की लेंथ ए के बराबर है। डिस्टेंस इज ऑफ इन सेंटर फ्रॉम द साइड अपोजिट टू वर्टेक्सेस, साइड अपोजिट टू वर्टेक्स ए, साइड अपोजिट टू वर्टेक्स बी, यानी स्मॉल ए का लेंथ साइड से निकाल रहे हैं अपन डिस्टेंस, और तीनों साइड से डिस्टेंस क्या आ गई, बराबर आ गई, स्मॉल आर के बराबर आ गई। अब अपन क्या वर्टेक्स से भी डिस्टेंस निकालें, मैं लिख देता हूं आपको, फिर मैं निकाल के बता दूंगा आपको। पहले लिख देते हैं आई ए इज इक्वल टू आर कोसेक ए बाई डी। जितने भी स्पेशल पॉइंट है ना, हम उन सबकी वर्टेक्स और साइड से डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना। अब इन सेंटर की साइड से डिस्टेंस बराबर आ गई, स्मॉल आर के बराबर आ गई। अब इन सेंटर की अगर मैं आई की, इस आई की अगर वर्टेक्स ऐसे डिस्टेंस निकालूंगा तो आएगी आर कोसेक ए बाई डी। अगर मैं वर्टेक्स बी से निकालूंगा तो आएगी आर कोसेक बी बाई डी, आर कोसेक बी बाई डी। और अगर मैं आई सी निकालूंगा तो आ जाएगा आर कोसेक सी बाई डी, तो आ जाएगा आर कोसेक सी बाई डी। आई इज इक्वल टू आर कोसेक ए बाई 2, आर कोसेक बी बाई 2, आर कोसेक सी बाई 2, है ना। ये these are the distance of incenter from the vertices of triangle ABC, distance of incenter from the side of triangle ABC। साइड से आर आ गई और ऐसे निकाल, ऐसे सर्कम सेंटर में भी निकाला था हमने, वर्टेक्स से निकालेंगे तो आर आ जाएगा, और साइड से निकालेंगे तो आर कोस ए, आर कोस बी, आर कोस सी आया था। अब हम जानते हैं अगर ये इंसेंटर है और इसको अगर मैं वर्टेक्स से मिला दूंगा, अगर मैं तीनों वर्टेक्स से मिला दूंगा तो वो बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल हो जाएंगे ना, तो ये हाफ ए बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं बाइसेक्टर जो होते हैं उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी क्या होता है, इंसेंटर होता है। हमने इस वर्टेक्स को इंसेंटर से मिला दिया तो ये b बाई 2 के बराबर आएगा, b बाई 2 के बराबर आएगा, वो भी b बाई 2, और इसको अगर मैं इससे मिलाऊंगा तो बेसिकली वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा c बाई 2 हो जाएगा। तो डायग्राम बना लिया अच्छा सामने ना, ये एंगल c बाई 2 आ गया, आधा एंगल c बाई 2 हो गया। अगर हम जानते हैं कि इंसेंटर इज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, तो अगर मैं इंसेंटर को मिलाऊंगा तो आधे एंगल हो जाएंगे ना। अब हम प्रूव करते हैं, पहले फर्स्ट वाला फॉर्मूला प्रूव करते हैं, उसमें एरिया चाहिए अपने को, तो हम क्या करेंगे, हमें एरिया चाहिए, आर निकालना चाह रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं वो आर के लिए कर रहे हैं, वो आर के निकालने के लिए कर रहे हैं। अब डेल्टा का यूज करके कैसे निकाल सकते हैं वो देख रहे हैं। हमने लिख लिया है सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये तो क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा, इसको सिंपली अपन डेल्टा लिख देंगे। अब देखो इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालने के लिए हमने तीन ट्रायंगल ले लिए हैं ना, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एआर का मतलब एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एआईबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एआईबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीआईसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एआईसी। ध्यान से देखें ना, मेरी बात समझना है जरा आपको। भाई एआईबी एक ट्रायंगल बन रहा है, एआईबी, एआईबी का एरिया निकाल लो, एआईबी का एरिया निकाल लो, बीआईसी का एरिया निकाल लो और एआईसी का एरिया निकाल लो, इन तीनों का एरिया जोड़ दो, वी गेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। सही बोल रहा हूं शायद मैं ना, सही बोल रहा हूं शायद। एरिया ऑफ ट्रायंगल एआईबी, एआईबी मेरे पास समझ आ गई ना आपको, एआईबी का एरिया निकाल लिया, बीआईसी का एरिया निकाल लिया और एआईसी का एरिया, इन तीनों का एरिया जोड़ दो, इसका इसका जोड़, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं, ये तो हम जानते हैं डेल्टा होता है, ये तो हम जानते हैं डेल्टा होता है। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, एरिया निकालने के तीन तरीके होते हैं, तो बेसिक कन्वेंशन तरीका है वो हाफ बेस इनटू हाइट है। अगर मैं ए आई बी का एरिया निकालूंगा तो बेस तो कितना हो गया, ए बी हो गया, व्हाट इज हाइट, हाइट इज आर, हाइट आर आ जाएगी, है ना, जैसे निकाल लिया। तो इसका ए आई बी का एरिया कितना आ गया, हाफ, बेस को बोल रहे हैं अपन ए बी, और व्हाट इज हाइट, हाइट इज आर। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज दिस, ए आई बी का एरिया निकाल लिया, ए आई बी का एरिया, बेस तो हो गया ए बी और हाइट इज है, परपेंडिकुलर हाइट आ गई इस ट्रायंगल की। ऐसे अपन बीआईसी का एरिया निकाल लिया, हाफ बेस इनटू हाइट, बेस तो बीसी आ जाएगा, हाइट आर आ जाएगी, बेस तो बीसी हो गया और हाइट आर हो गया, बेस तो बीसी हो जाएगा, हाइट आर हो गया। अब एआईसी का एरिया निकाल लो, हाफ बेस इनटू हाइट, सी ए और हाइट कितनी होगी, आर होगी। हर ट्रायंगल की हाइट आर है। इस ट्रायंगल की हाइट की बात करें, इसकी हाइट को हमने ए आर मान लिया, इसकी हाइट को हमने आर मान लिया और इसकी हाइट भी आर है। एक का बेस ए बी हो गया, एक का बीसी हो गया, एक का सी हो गया, तो आर बाई 2 बाहर निकल गया इसमें से। डेल्टा इज इक्वल टू आर बाई 2 को कॉमन ले लिया हमने। अब देखो एबी को क्या लिख सकते हैं हम, व्हाट इज एबी, एबी को लिख सकते हैं स्मॉल सी, जो एबी की लेंथ है उसको बोल सकते हैं स्मॉल सी, क्योंकि सी के सामने है ना। बीसी को बोल सकते हैं ए और उसको बोल सकते हैं बी। मतलब यहां से फॉर्मूला आ गया, आर इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस आ गया, यहां से निकाल लिया। देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू आर बाई 2 की जगह आर बाई 2 है और वो कितना आ गया हमारे पास, इज एस, आ गया 2s, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और फटाफट निकाल सकते हैं यहां से आर इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस।
यहाँ से आर निकाल लिया डेल्टा बाई एस, ठीक है ना, ये प्रूव कर दिया ना। तो ये सबसे आसान फॉर्मूला होता है लिखने में, बोलने में, सुनने में, कैलकुलेट करने में भी आसान रहेगा। एरिया दे रखा हो फटाफट निकाल सकते हैं। अब देखो सेकंड वाला जो फॉर्मूला है ना, बेसिकली वो यहीं से निकाल सकते हैं अपन चाहे तो, लेकिन उसको अलग से ड्राइव करेंगे अपन, उसमें एक लर्निंग वैल्यू रहेगी हमारे लिए। कैसे ड्राइव करें, इसको लिखा आर इक्वल टू डेल्टा बाई एस, तो था ही से हमारे पास, हमने इसको लिख दिया एस माइनस ए, एस माइनस ए। और व्हाट इज डेल्टा अपॉन एस इनटू एस माइनस ए, दिस इज 10/2, ये 10/2 हो जाता है, ये 10/2 हो जाता है। तो सेकंड वाला फॉर्मूला यहीं से आ गया, वैसे हमने s माइनस से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया और वो क्या आ गया भाई, s माइनस 10/2 आ गया, यानी वो आ गया r इक्वल टू s माइनस 10/2। लेकिन एक नई चीज सीखने के लिए इस पर सवाल बनता है, जेईई में सवाल भी आया हुआ है ना, आगे और भी आ सकता है, इस चीज को अलग से ड्राइव करेंगे अपन, अलग से भी इसको ड्राइव करेंगे, वरना ड्राइव तो कर दिया अपन ने यहीं से, फर्स्ट वाले से ड्राइव कर दिया उसमें अलग। ये फॉर्मूला लिख लिए होंगे आपने, इनको बताऊंगा मैं निकाल के, अभी वो तो समझ में आ गया हमारे, इनको भी देख लेंगे अभी निकाल के। हमने इन सेंटर की वर्टेक्स से डिस्टेंस निकाल ली और इन सेंटर की ट्रायंगल की तीनों साइड से भी डिस्टेंस निकाल दिया ना, पहले वाला फॉर्मूला ड्राइव करना। अब सेकंड वाले को ड्राइव करते हैं। सेकंड वाले को ड्राइव करने के लिए हमें चाहिए s माइनस 10/2, तो एक में a/2 है, एक में b/2 है, एक में c/2 है ना, तो a/2 तो भाई यहाँ दिख रहा है, और जो कुछ कर रहे हैं वो r के लिए कर रहे हैं। तो हमने आज सेकंड वाला फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए इन राइट एंगल ट्रायंगल AFI, ध्यान से देखिए इसको, इन राइट एंगल ट्रायंगल AFI, क्या राइट एंगल ट्रायंगल ही है? यस, राइट एंगल ट्रायंगल है। हमें a/2 चाहिए, a/2 और 10/2 दिख रहा है साफ साफ अपने को, तो हमने r के लिए कर रहे हैं, अपन r के लिए यूज कर रहे हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल AFI 10/2 is equal to 10/2 is equal to, इसलिए हमने इन राइट एंगल ट्रायंगल AFI 10/2 is equal to परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक हमने निकाल लिया sin/2, sin/2 is equal to परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस राइट एंगल ट्रायंगल में दो चीजें निकाल ली हमने, राइट एंगल ट्रायंगल AFI में एक बार मैंने 10/2 निकाल लिया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, समझ रहे मेरे भाई, इतना समझते हैं मेरे हिसाब से आप, और एक sin/2 निकाल लिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका एडवांटेज क्या होगा, वो IA प्रूव कर देंगे इससे, पर IA प्रूव हो गया, देखो आप, सिंपल है ना। IA का मतलब क्या, डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम द वर्टेक्स से, डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम द वर्टेक्स से IA आ गया। अब यहां से तो आ गया IA, वो डिराइव कर लिया अपन, IA इज इक्वल टू R cos के वैल्यू, और इनको निकाल कैसे देख रहे, ताकि कभी अगर निकालना पड़ जाए, मान लो एक आध तो भूल जाए मान लो, तो उसको निकाल रहे हैं। ऐसे I भी निकाल सकते हैं, R cos v/2 आ जाएगा उसमें, ऐसे R cos c/2 आ जाएगा। तो इन सेंटर की तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस निकाल ली हमने। अब यहाँ देखते हैं हमें R निकालना है, देखो R इज इक्वल टू AF 10/2, ऐसे मान लिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब ये जो AF लेंथ है ये हमें निकालनी है बेसिकली, और ये कितनी आनी चाहिए, s माइनस a आनी चाहिए ना, ये आनी चाहिए s माइनस a, ये s माइनस a के बराबर आनी चाहिए ना। तो ध्यान से देखिए भाई, AF का है, आप ध्यान से देखो, आप हम जानते हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, सेम आती है ना। ध्यान से देखो, AF और AE बराबर होंगे, क्या बोल सकता हूं मैं, AF और AE बराबर होंगे, है ना। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर ऑफ इक्वल लेंथ, हम जानते हैं बात ना। तो हम क्या करें, ये लेंथ हमें याद रखेंगे ना, इस AF लेंथ को हमें याद रखना है, इस पर सवाल बन सकता है, यानी जब सर्कल पढ़ेंगे ना अपन तो सवाल पूछ सकते हैं, भाई एक ट्रायंगल मान लो ABC है, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स A टू द इन सर्कल, और लेंथ ऑफ टेंजेंट, अगर मैं A से टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स A, AF is the length of tangent drawn from vertex A to the in circle। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये AF की लेंथ हमें याद रखनी है ना, AF हमें याद रखना है। और अगर मैं इस E की डिस्टेंस निकालूं, देखो ये जो वर्टेक्स है ये इन सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और ये भी इन सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये भी इन सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। लेकिन अगर वर्टेक्स A की बात करें तो वर्टेक्स A के कॉरेस्पॉन्डिंग इन सर्कल के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो ये वाले और ये वाले, A के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये वाले हो गए, क्योंकि मैं A की इससे डिस्टेंस निकालूं, क्या मैं A की इससे डिस्टेंस निकालूं बराबर आएगी। और अगर मैं B के रेस्पेक्ट में बात करूं, B के कॉरेस्पॉन्डिंग इन सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन से होंगे, एक तो F होगा और एक D होगा। मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि हम चाहे FB लेंथ निकालें या BD लेंथ निकालें, एक ही बात है। और जो वर्टेक्स C होगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इन सर्कल के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे वो एक तो E हो जाएगा और एक D हो जाएगा, क्योंकि CE निकाले या CD निकाले बराबर आएगा, बिकॉज दीज आर लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट।
मेरी बात समझते हैं बच्चों? शायद से आप 10वीं क्लास से पढ़कर आते हैं अपने, ये बात हम समझते हैं ना। अब मान लें चैलेंज ये है कि भाई ये निकालना, एफ ए निकालना अपने लिए चैलेंज है, इसको निकाल सकते हैं ना। तो सिंपल ज्योमेट्री का यूज करके निकाल लिया हमने एज्यूम कर लिया दैट ए इक्वल टू एक्स, ताकि कम से कम लिखना पड़ेगा, हमने मान लिया एक्स के बराबर, मान लिया भाई एक्स है। ध्यान से देखते रहेंगे आप तो दिक्कत कम आएगी आपको। हमने मान लिया भाई एक्स के बराबर, इस लेंथ को हमने एज्यूम कर लिया एक्स है। अच्छा बताओ भाई जो AB की लेंथ है, AC की लेंथ, AB की लेंथ, ये लेंथ पूरी कितनी है? ये पूरी C है, और अगर पूरी C है तो x तो ये हो गई। अब FB की लेंथ क्या हो गई? FB की लेंथ, therefore FB is equal to C minus x। सही बोल रहा हूँ शायद मैं? FB बराबर C minus x। और हम ध्यान से देखें FB निकालें, FB निकालें या BD निकालें, बराबर आएगा, बराबर is equal to BD, is equal to BD। क्यों भाई? इसका रीजन लिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसा क्यों होता है? आप समझते हैं भाई बच्चों, है ना? समझते हैं आप, है ना? इसे निकाल लिया। अब देखो बीडी की लेंथ मुझे मालूम पड़ गई कि कितना आ गया, यहाँ से हमारे पास आ गया एस माइनस सी माइनस एक्स आ गया। अब देखो अगर एफ अगर एक्स के बराबर है, सिंस एफ इज इक्वल टू, यानी सिंपल ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई हाई फाई ज्योमेट्री का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब हम जानते हैं एफ बराबर ए है, और अगर एफ एक्स के बराबर है तो ए भी कितना हो गया? देखो ए इज इक्वल टू एक्स, ए भी कितना आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। भाई एफ को हमने एक्स एज्यूम करा, एफ और ए बराबर है, या लिख दिया दोबारा और लिख दिया भाई एफ और ए बराबर है, देयरफॉर ए कितना आ गया? एक्स आ गया। और अगर ए एक्स के बराबर है, ध्यान से देखो अगर आप ए एक्स के बराबर है तो हम जानते हैं पूरी लेंथ कितनी है? बी के बराबर है, तो बचा हुआ कितना आ गया? बी माइनस एक्स आ गया, देयरफॉर सी इज इक्वल टू बी माइनस एक्स। और अगर सीई बी माइनस एक्स के बराबर है तो सी डी भी कितना होगा? बी माइनस एक्स के बराबर, क्योंकि सी बराबर क्या है? सी डी है ना, इज इक्वल टू सी डी। तो जो बीडी लेंथ हमारे पास थी वो कितनी आ गई? ये तो आ गया हमारे पास सी माइनस एक्स, ये आ गया सी माइनस एक्स, और ये कितना आ गया? ये आ गया बी माइनस एक्स। और ये पूरा कितना है? ये पूरा ए के बराबर है। ये बीडी और सीडी को निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा। बीडी और सीडी को अगर मैं निकालूंगा तो ए आ जाएगा, आ जाएगा बच्चों? तो ए आ जाएगा, पर उन दोनों को जोड़ दो आप, तो सिंस ए इज इक्वल टू बीडी प्लस सीडी, ए को हमने निकाल लिया बीडी प्लस सीडी, तो बीडी कितना है? सी माइनस एक्स है, देयरफॉर ए इज इक्वल टू सी माइनस एक्स बी माइनस एक्स। एक्स निकालना है तो 2x इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस ए, और अगर b प्लस सी प्लस ए होता, मतलब b प्लस सी प्लस ए तो 2s बोलते, लेकिन माइनस ए तो क्या आएगा? 2s माइनस 2 है, ये आएगा 2s माइनस 2 है, बताया ना मैंने आपको, ये आएगा 2s माइनस 2, तो 2x इज इक्वल टू 2s माइनस 2। अगर ये प्लस ए होता ना तो 2s बोलते हैं इसको अपने, बता दिया ना मैंने आपको, तीनों लिख के बता दिया मैंने, ये 2s माइनस 2 आ गया, और 2s में से 2a को माइनस करेंगे तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? तो x इज इक्वल टू s माइनस a। और what this basically x is? What this basically x is? This is the length of tangent drawn from the vertex A to the end circle. यानी ऐसा बोल सकते हैं, this is the distance of vertex A from the corresponding point of contact with the end circle. This is the distance of vertex A from the corresponding point of contact of end circle. मेरी बात समझ रहे हैं आप? A के corresponding point of contact क्या होगा? end circle, ये वाले होगा। अब चाहे f की डिस्टेंस निकालो या e की डिस्टेंस निकालो, बराबर आ जाएगी। तो ये डिस्टेंस याद रखनी है ना, इसको याद, इतना इन्वॉल्वमेंट रहा ना अपना, तो हो सकता है अब याद रहेगा अपना, वरना डिराइव करने में तो अपन फर्स्ट वाले से डिराइव कर सकते थे, लेकिन इतना डिराइव करने का मतलब यही है कि हमारे पास कम से कम ये याद रहेगा। तो ये डिस्टेंस निकाल ली हमने, यानी अलग से मैं डायग्राम में बना देता हूँ, लिखा भी देता हूँ आपको ना, ताकि आपको याद रहेगा। हम फॉर्मूला की तरह याद रखेंगे, इसलिए डिराइव किया इसको, इतना इन्वॉल्वमेंट इसलिए रख रहे हैं ताकि याद रहे। डायग्राम दोबारा बना दिया मैंने, और उसको याद रखने की कोशिश भी करेंगे। दिख रहा है मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं, मतलब मेहनत कर ले, मेहनत करते समय उसके बाद, ताकि दोबारा बार बार मेहनत नहीं करनी पड़े अपने को। ये मैंने मान लिया ए, ये मैंने मान लिया बी है, ये मान लिया सी है। हम देख रहे हैं ये एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है इन सर्कल का, ये एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है इन सर्कल का, ये एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, इसको मैंने डी बोल रखा है, इसको मैंने ई बोल, वो तो नाम तो कुछ भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसा मान लिया। हम देख रहे हैं इसके कोरस्पोंडिंग जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये वाला है, कोरस्पोंडिंग क्यों बोल रहे हैं भाई? इनकी डिस्टेंस बराबर आएगी, होगी ना, हम जानते हैं ये डिस्टेंस s माइनस a के बराबर होगी, ये डिस्टेंस आएगी, इसको रट लेना है अपने को, अब निकाल के बता देना भाई आपको, तो अब आप बोल रहे हैं रट लो, कहीं कभी काम आ जाएगा, ये s माइनस a के बराबर है। ऐसे ये b जो है,
इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से डिस्टेंस निकालें, जो इन सर्कल का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है बी की डिस्टेंस, बी की इससे डिस्टेंस नहीं निकाल रहे, बी ई नहीं निकाल रहा, बी के ये बी लिखा हुआ है ना, बी हो सकता है दिख नहीं रहा हो आपको, ये बी लिखा हुआ है, एस माइनस बी आ गया। अब चाहे बी डी निकालें चाहे एफ बी निकालें, वो तो एक ही बात है, और ऐसे इसको निकाल लिया, एस ई अगर आप निकालेंगे तो आ जाएगा एस माइनस सी आ जाएगा, ये आ जाएगा एस माइनस सी। ये याद रखनी है अपने को, तीनों वर्टेक्स की हमने कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से डिस्टेंस निकाल लिया, और x आने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे x आया उसको इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया हमने, a आ गया ना, देयरफॉर r इज इक्वल टू s माइनस a 10/2। ऐसे निकाल सकते हैं s माइनस b 10/2 भी निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया, और ये नई चीज भी याद हो गई ना, ये ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है लिख भी सकते हैं, इसे स्टार लगा के लिख भी सकते हैं, द डिस्टेंसेस ऑफ vertices of triangle ABC, vertices of triangle ABC from the corresponding point of contact, from the corresponding points of contact of incircle, corresponding points of contact of incircle are s minus a, s minus b and s minus c। क्या मतलब है इनका, डायग्राम बना के बता दिया मैंने, मैथमेटिकली प्रूव करके बता दिया है रेस्पेक्टिवली। तो पहला वाला ऐसे लिखा है, दूसरा वाला बी से लिखा है, और तीसरा वाला सी से लिखा है, डायग्राम भी बना दिया मैंने, प्रूव भी करवा दिया, लिखवा भी दिया आपको, अब तो याद रहना चाहिए आपको ना, इसीलिए वो सेकंड वाला फॉर्मूला अलग से डिराइव किया है हमने। The distances of vertices of triangle ABC from the corresponding point of contact of each circle are s minus a, s minus b, s minus c respectively। है ना, उसका मतलब क्या है दिखा दिया मैंने, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं अपने ना, किसी भी वर्टेक्स की हमने लेंथ ऑफ, अगर वो इन सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो लेंथ ऑफ टेंजेंट को निकाला जा सकता है, इनको याद रखेंगे इन फॉर्मूलों को अपने। थर्ड वाले पर आते हैं, थर्ड वाला निकालना चाहे थर्ड वाले को भी निकाल सकते हैं ना, फोर्थ वाला थर्ड वाले से आ जाता है, हम थर्ड वाले को निकालना चाहें थर्ड वाला भी निकाल सकते हैं, थोड़ा आप घर जाके पूरा आप करेंगे, मैं आपको आइडिया बताता हूँ कैसे आता है, इसमें तो क्या है, ये हमारा काम भी आता है, इससे बनाया है लक्ष्य मेरा। थर्ड वाले में हमें ए निकालना है ना, तो मैं देखो ए को लिखा a इक्वल टू bd प्लस cd, यहां से देखो आप ए को लिख सकता हूं मैं bd प्लस cd, ये जो ए लेंथ है इसको बोल सकता हूं मैं bd प्लस cd। अब हम देख रहे हैं हमें थर्ड वाला फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, तो bd को अलग से निकाल लेंगे और cd को अलग से निकाल लेंगे। अब जो कुछ कर रहे हैं वो r के लिए कर रहे हैं, तो bd निकालने में देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखो, राइट एंगल ट्रायंगल IDB, मैं पहले bd को निकाल रहा हूं, मैं पहले bd को कैलकुलेट कर रहा हूं, तो राइट एंगल ट्रायंगल IDB, इन राइट एंगल ट्रायंगल IDB tan b/2 is equal to perpendicular upon base, tan b/2 is equal to tangent of b/2 is equal to perpendicular upon base। तो समझ में आ रहा होगा शायद आपको, इन राइट एंगल ट्रायंगल IDB tan b/2 is equal to perpendicular तो r हो गया और बेस कितना हो गया bd हो गया, तो कितना आ गया bd is equal to आ गया r cot b/2, r cot b/2। और ध्यान से देखो अगर CD निकालना है तो CD में यहां से निकाल लूंगा भाई, यहां भी R है, ये b/2 की जगह c/2 हो गया, या bd की जगह cd हो गया, एंड सिमिलरली वी कैन से CD is equal to r cot c/2 निकाल सकते हैं बच्चों आप, है ना, इस राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल करके निकालेंगे IDC का इस्तेमाल, बस या b/2 था या c/2 हो गया बस, या bd निकाल रहे थे या cd निकाल रहे हैं, अरे निकाल सकते हैं ऐसे, बस दोनों को रख दो और साइन कॉस में कन्वर्ट करके निकाल लो। Therefore r is equal to a is equal to r cot b/2 r cot c/2। अब थोड़ा सा आप इंटरेस्ट लेंगे ना, थोड़ा आप भी इंटरेस्ट लेंगे ना, और r को कॉमन लेके साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, और साइन कॉस में कन्वर्ट करके बाद वो आ जाएगा a is equal to r, साइन कॉस में अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो आएगा sin b/2 sin c/2, इस साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे ना, और ये फॉर्मूला बन जाएगा इसका, ये फॉर्मूला बन जाएगा sin of b/2 प्लस c/2 का फॉर्मूला बन जाएगा, जब आप साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ऊपर। तो व्हाट इज b/2, व्हाट इज b प्लस c, पाई माइनस है,
तो पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 तो कॉस ए बाई 2 बन जाएगा, वो कॉस ए बाई 2 बन जाएगा। इतनी मेहनत तो कर सकते हैं आप, अगर थोड़ा बहुत इसको नोट करने के बाद फिर लगेगा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रहेगा आपको तो आप निकाल सकते हैं, है ना भाई। साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे, डिनोमिनेटर साइन आएगा, वो साइन का फॉर्मूला बन जाएगा, बी प्लस सी को लिखेंगे पाई माइनस ए, पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 बन जाएगा, और साइन पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, तो वो कॉस ए बाई 2 आ जाएगा। फिर आर निकालेंगे ना तो कॉस ए बाई 2 नीचे आएगा ए अपॉन कॉस ए बाई 2, और ये दोनों ऊपर आ जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा बहुत तो कर लेंगे, एक आध लाइन तो अपने आप लिख लेंगे आप, ऐसी बात नहीं है ना, और लिख सकते हैं। मैं आइडिया दे रहा हूँ भाई, ऐसा आता है ताकि जो डायग्राम बन रहा है ना उसमें हर चीज हमारे कंट्रोल में रहेगी, अगर ये प्रूव करके निकालेंगे तो अपने पता रहेगा भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। यहाँ से निकाल लिया आर इक्वल ए अपॉन कॉस ए बाई 2, और आ जाएगा साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2 आ जाएगा, साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2 आ जाएगा, ये ऐसा आ गया क्योंकि वो cos बाई 2 बन जाएगा, ये cos बाई 2 बन जाएगा। अब फोर्थ वाला फॉर्मूला इससे आता है, फोर्थ वाला फॉर्मूला निकालना होगा, इससे निकालना पड़ेगा आपको। अब फोर्थ वाले फॉर्मूले में क्या चाहिए, आर चाहिए, तो यहाँ तो आर है नहीं, हम जानते हैं बड़ी ए अपॉन साइन है, हम जानते हैं ए अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं। फोर्थ वाला फॉर्मूला थर्ड वाले का यूज करके आता है, हम जानते हैं ए अपॉन साइन इज 2r, तो ये जो ए इस ए को क्या लिख दो आप, 2r साइन लिख दो, आर को लिखा मैंने, इसको ए को लिखा 2r साइन ए, इसको लिखा 2r साइन, एक ही जगह मैंने लिख दिया 2r साइन है, बाकी को मैंने कॉपी कर लिया, साइन b बाई 2 और साइन c बाई 2 मैंने कॉपी कर लिया इसको, अपॉन नीचे कितना आ गया cos a बाई 2 आ गया। अब इसको लिख सकते हैं मैं 2 sin a बाई 2 cos a बाई 2, 2 sin a बाई 2 cos a बाई 2, और cos a बाई 2 से cos a बाई 2 कट जाएगा, तो आ जाएगा 4r sin a बाई 2 sin b बाई 2 sin c बाई 2। अब तो आपका रोल है सारा ना, मेरा सारा रोल मैंने खत्म कर दिया ना, प्रूव करके बता दिया, हर चीज लिखवा दी मैंने आपको, जो इंपॉर्टेंट है उसको ऑब्जर्व करवा दिया ना, कैसे आता है बता दिया ना। अब फॉर्मूला याद तो रखने पड़ेंगे, देखो अपने को कोई अल्टरनेट नहीं अपने पास है, ये सब चीजें याद रखनी पड़ेगी, ऐसा होता है, इनको निकालने का फायदा ये है, यहाँ से निकाल लेंगे, जैसे स्मॉल r 4r sin a बाई 2 sin b बाई 2 sin c बाई 2 ऐसे निकाल लिया अपन, कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट करके निकाल लिया। सवाल करते हैं एक और क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स ऑफ अ ट्रायंगल, फाइंड द in-radius of a triangle, find the in-radius of a triangle formed, find the in-radius of a triangle formed by the, find the in-radius of a triangle formed by the coordinate axis, formed by the coordinate axis and the line. Find the in-radius of a triangle formed by the coordinate axis and the line 4x plus 3y minus 2y is equal to 0. Find the in-radius of a triangle formed by the coordinate axis and the line. एक तो x एक्सिस हो गया, एक y एक्सिस हो गया और एक लाइन हो गई, इन तीनों से ट्रायंगल बनेगा, उसका in-radius आपको निकालना है। चार तरीके in-radius निकालने के हमारे पास, पहले हम ट्रायंगल बना लेंगे, फिर देखेंगे भी कैसे निकाल सकते हैं। लाइन का डायग्राम, दो डायग्राम बन गया, एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का, और लाइन का डायग्राम बना लिया। लाइन का डायग्राम बनाना बड़ा आसान होता है, उसमें एक बार x बराबर 0 रख दो तो उससे y इंटरसेप्ट आएगा, एक बार y बराबर 0 रख दो उससे x इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो x बराबर 0 लिखा तो y बराबर 4 आ गया, 0,4, y को 0 लिखा तो x बराबर 3 आ गया। डायग्राम ट्रायंगल कैसा बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल है मतलब हमारे पास। अब इसमें मेंशन नहीं कर रखा भाई एबीसी की कौन सा है, तो मान लिया भाई इसको वर्टेक्स को मैंने ए मान लिया, इस वर्टेक्स को बी मान लिया, इस वर्टेक्स को सी मान लिया। हमें इसका इन-रेडियस निकालना है, निकाल लिया होगा आपने इन-रेडियस। व्हाट इज द आंसर, 1 यूनिट, आंसर आ गया 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर है 1 मीटर। अब कौन सा तरीका लगाएंगे, हमें दिया हुआ नहीं था हमें ए पर राइट एंगल है और ट्रायंगल बोल रहे थे, हमने मान लिया भाई एबीसी है ना। अब ये लेंथ कितनी हो गई, 3 यूनिट हो गई, ये 4 यूनिट हो गई और ये 5 यूनिट। तो ट्रायंगल की तीनों साइड हमारे पास है, मतलब इसका एरिया निकाल लो, और फर्स्ट वाला फॉर्मूला बेस्ट हो गया इसके लिए, फर्स्ट वाला फॉर्मूला बेस्ट हो गया। तो सिंस r इज इक्वल डेल्टा बाय x, डेल्टा निकालना आता है हाफ बेस इनटू हाइट का यूज करके ना, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट।
कितना आ गया 6। एस निकाल सकते हैं अपन, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये भी कितना आ गया 6 आ गया। तो डेल्टा निकाल लिया, एस निकाल लिया, तो 1 आ गया। देयरफॉर आर इज इक्वल टू 1 यूनिट, जो भी सेंटीमीटर मीटर जो भी है वैसे निकाल लिया। निकाल, अगर मान लो कैपिटल आर निकालना होता तो फाइंड द कैपिटल आर ऑफ दिस सर्कल, कैपिटल आर ऑफ दिस सर्कल 5/2 आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। ये डायमीटर हो गया, अगर मैं कैपिटल आर निकालता हूं डायमीटर हो जाता है, ठीक है ना। निकालने में अपन ऐसे भी निकाल सकते थे भाई, हमें एंगल ए के बारे में जानकारी है तो तीनों एंगल निकाल सकते हैं अपन, एंगल ए भी निकाल सकते हैं, एंगल बी भी निकाल सकते हैं। हम ऐसे भी निकाल सकते थे आर इज इक्वल टू एस माइनस ए tan a/2, ऐसे भी निकाल सकते थे अपन, क्योंकि एंगल है 90 अच्छा है, 90 अच्छा है, अच्छा लग रहा है 90 दिखने में अपने को, ऐसे निकाल सकते थे। तो आर इज इक्वल टू एस तो कितना आ गया, एस कितना आ गया, एस 6 आ गया। ए कितना है, ए कितना है हमारे पास, ए 5 है, तो 6 - 5, 6 - 5 और 90 का कितना होगा 45 होगा। व्हाट इज tan 45 1, तो आर बराबर निकालने में ऐसे भी निकाल सकते थे, ठीक है ना। तो बेस्ट तरीका ये था भाई, एरिया निकाल लिया फटाफट और एरिया निकाल के कैलकुलेट कर लिया और कैलकुलेट करके निकाल लिया। एंगल तीनों है, तीनों से भी निकाल सकते हैं अपन चाहे तो, सबसे बेस्ट तरीका ये है, हम चाहे तो इससे भी निकाल सकते हैं। एक सवाल और करेंगे बस लास्ट, उसके बाद डिस्कस करेंगे। ये ना ट्रायंगल एबीसी, ये ना ट्रायंगल एबीसी, if C is equal to 90 degree, if C is 90 degree, if C is 90 degree, then prove that 2 into R plus R is equal to A plus B. In a triangle ABC, if C is 90 degree, तो प्रूव करना है 2 into small r plus capital R is equal to A plus B. पता है सी पर राइट एंगल है, स्मॉल r की बात भी कर रहे हो आप, कैपिटल R की बात भी कर रहे हो। काफी समय पहले जेई में आया हुआ है, AEEE में आया हुआ है 2005 के अंदर। नो डाउट वो A plus B तो ऑप्शन में होगा हमारे पास। तो डायग्राम बना लिया हमने ना भाई, एंगल सी पर राइट एंगल है हमारे पास है, ट्रायंगल है हमारे पास है, और उसमें सी पर राइट एंगल दिया हुआ है। सी मान लिया, अब कहीं भी ए मान लो, कहीं भी बी मान लो, ये स्मॉल सी हो जाएगा, ये स्मॉल ए हो जाएगा और स्मॉल बी हो जाएगा। सिंस हम कैपिटल आर की बात कर रहे हैं, देयरफॉर ये डायमीटर हो गया, देयरफॉर सी बराबर 2r हो गया। राइट एंगल आते ही सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम रेडियस के बारे में कंफर्टेबल फील करते हैं अपने। अब आगे अपन स्मॉल आर की बात कर रहे हैं, तो स्मॉल आर के लिए हमें जो है यहां से देखें भाई, हमें पता है भाई एक एंगल राइट एंगल है, एक एंगल राइट एंगल है, तो इसी का यूज कर लेते हैं अपन। तो सिंस स्मॉल आर इज इक्वल एस माइनस सी एंड tan c/2, एस माइनस सी tan c/2। अब c/2 कितना है 45 है, व्हाट इज tan 45 1 हो जाएगा ना, क्या जाएगा r इज इक्वल टू s माइनस सी। अब बेसिकली जो हमें चाहिए उसमें 2r लिखा हुआ है, 2r लिखा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो उसको आप, तो 2r इज इक्वल टू 2s माइनस का 2c, 2r is equal to 2s minus 2c. Now what is 2s minus 2c? What is 2s minus 2c? What is 2s minus 2c? That is a plus b minus c. 2r minus 2c is a plus b minus c. Now what is c? C is capital 2r. So c is 2r. बस c को रख दो 2r. 2r is equal to a plus b and minus 2r. पर इसको इंटरचेंज कर लेंगे,
वी गेट 2 into r plus r is equal to a plus b। ठीक है ना, ऐसे निकाल सकते हैं इसको ना, इस तरह से इसको निकाला जा सकता है। एक और कर लेते हैं लास्ट है ना, एक और कर लेते हैं। देखिए इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एक b is equal to, इन ट्रायंगल एबीसी b is equal to 2, b is equal to 2, c is equal to √3, b बराबर 2 दे रखा है, c बराबर √3 दे रखा है, एंड एंगल a is equal to 30 डिग्री। देन फाइंड स्मॉल r। सेम सवाल इस तरह का जो है वो 2010 में आया हुआ है ना, सेम सवाल इस तरह का, एग्जैक्टली ये नहीं था, लेकिन अगर ये सवाल हो जाएगा तो वो भी हो जाएगा। फिर 2010 में आया हुआ एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 3 है ना, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट नंबर ये भी करके लाना है आप लोगों को, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 3 ये भी करके लाना है। नेक्स्ट टर्म का होमवर्क हो गया है ना, ये तो अपन यहाँ कर रहे हैं अभी, और ये नेक्स्ट टर्म का होमवर्क हो जाएगा। स्मॉल आर हमें निकालना है, स्मॉल आर के फॉर्मूले बहुत सारे हैं हमारे पास। क्वेश्चन सकते हुए अपने को सोचना है, हम पहला वाला लगाएं, सेकंड लगाएं, थर्ड लगाएं, फोर्थ लगाएं, कौन सा लगाएं, ये हमें सोचना है। भाई दो साइड हमारे पास है और एंगल हमारे पास है, दो साइड है उनके बीच का एंगल है, तो एरिया निकाल सकते हैं, मतलब हम एरिया निकाल सकते हैं। भाई एंगल तो एक ही है, तो लास्ट वाला फॉर्मूला माइंड में नहीं आएगा, थर्ड वाला भी माइंड में नहीं आएगा, ये तो सेकंड वाला माइंड में आएगा, या फर्स्ट वाला माइंड में आएगा। अब सेकंड वाले में भी स्मॉल ए निकालना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड वाले में एस भी है और ए भी है, एस तभी निकलेगा जब ए आएगा, या फर्स्ट वाला देखिए अपन, एस तो निकालना ही पड़ेगा और एस के लिए ए चाहिए अपने को, तो हम फर्स्ट वाला यूज करना चाहें, आर इज इक्वल टू डेल्टा बाय एस, ये तो फर्स्ट वाला यूज करेंगे, या हम ये यूज करने की कोशिश करेंगे एस माइनस से 10/2, क्योंकि एंगल ये रखा है। थर्ड वाला माइंड में नहीं आएगा, फोर्थ वाला भी माइंड में नहीं आएगा। जो पैरामीटर गिवन है, जो वैल्यूज गिवन है, उनसे या तो मैं आर निकालने के लिए इसका यूज करने की कोशिश करूंगा या इसका यूज करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं इसका यूज करूंगा तो मुझे ए चाहिए, डेल्टा तो निकाल लूंगा मैं, डेल्टा तो निकाल लूंगा, लेकिन एस निकालने के लिए ए चाहिए, स्मॉल ए, यानी अगर मैं इसका यूज करूंगा तो ए की रिक्वायरमेंट आएगी, और अगर मैं इसका निकालूंगा तो भी ए की रिक्वायरमेंट आएगी, तो भी ए की रिक्वायरमेंट आएगी। यानी पहली बात है कि ए तो निकालना पड़ेगा आपको, ए तो निकालना पड़ेगा, है ना। थर्ड वाला फॉर्मूला, फोर्थ वाला फॉर्मूला माइंड में नहीं आएगा। अब ए निकालने के लिए क्या करें, कोसाइन रूल लगा दे, ए लगाने के लिए कोसाइन रूल लगा दो, यहां पर ए निकालने के लिए कोसाइन रूल लगा दो, सिंस cos A इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर अपॉन 2bc, ये कोसाइन रूल लगा दिया। और a कितना है, 30 है, व्हाट इज cos 30, √3/2, ये √3/2 आ जाएगा, b स्क्वायर से 4 आ जाएगा, c स्क्वायर से 3 आ जाएगा, a स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ b और c से √3 आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से a इक्वल टू 1 आ जाता है, शायद a इक्वल टू 1 आ जाएगा, है ना, a बराबर 1 आ जाएगा। मतलब a आने के बाद दिक्कत, अब a आने के बाद चाहे यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो, भाई अगर a आ गया डेल्टा तो निकाल ही लेंगे, मेरे हिसाब से यही बेस्ट रहेगा। निकाल यहां से भी सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं, दोनों से निकाल सकते हैं। तो डेल्टा निकाल लिया, सिर्फ डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा कितना आ गया, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ bc sin a, sin a आ गया, तो हाफ की जगह हाफ आ गया, b की जगह 2 आ जाएगा, c इज इक्वल टू √3, व्हाट इज sin 30, 1/2 आ जाएगा, √3/2, डेल्टा आ गया √3/2, और s निकालना तो व्हाट इज s a प्लस b प्लस c अपॉन 2, व्हाट इज a1, व्हाट इज b2, व्हाट इज c इज √3 अपॉन 2, ऐसा आ जाएगा √3 into √3 plus 1 upon 2, ये ऐसा आ जाएगा।
बस इनको रख देंगे ना, ये हमने एस निकाल के बता दिया आपको, डेल्टा निकाल के बता दिया, यहाँ रखना है। और यहाँ रख के अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर विल कम आउट टू बी स्मॉल r इज इक्वल टू √3 - 1/2। क्या आ जाएगा आंसर? तो रिक्वायरमेंट जनरेट करनी पड़ेगी, वे फर्स्ट फॉर्मूला या सेकंड फॉर्मूला है ना, तो ये निकालने हैं अपने को। बाकी कंटिन्यू करते हैं ना, दो सवाल तो मैंने, एक तो ये थर्ड वाला भी करना है और एक 5 भी करना है इसका, क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट का ऊपर। तो एक दो सवाल तो मैंने दे दिया आपको, थर्ड और 5। एक सवाल और लिख लो करके लाने के लिए, घर से करके लाने के लिए एक सवाल और लिख लो आप। If one angle of an isosceles triangle, if one angle of an isosceles triangle, if one angle of an isosceles triangle, if one angle of an isosceles triangle is 120 degree, if one angle of an isosceles triangle is 120 degree, and small r is equal to √3, मतलब उसका जो एंड रेडियस है वो √3 दे रखा है आपको। If one angle of an isosceles triangle is 120 degree and small r is equal to √3, then find the area of this triangle. Then find area of this triangle. Then find the area of this triangle. Then find the area of this triangle. इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है अपने को, है ना। उसका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अब उसको एबीसी बोला या कुछ भी बोलो, उसका एक एंगल दे रखा है आपको। दो एंगल तो बराबर होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। एक एंगल दे रखा है, आर दे रखा है, एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ये निकाल के लाना है। बाकी नेक्स्ट टाइम पे कंटिन्यू करेंगे, बस होमवर्क डिस्कस करते हैं अपन, जो मैंने दिया हुआ था आपको उस होमवर्क की बात करते हैं अपन। तो स्ट्रेट लाइन के करने बाकी है अपन को, पहले मैंने बोला था आपसे ना, स्ट्रेट लाइन के भी कर लेंगे अपन। तो मेरे हिसाब से जो हमारा होमवर्क था वो थर्सडे वाला था ना, थर्सडे वाले होमवर्क में स्ट्रेट लाइन के कुछ बचे हुए हमारे शायद ना। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 10, उसको डिस्कस करते हैं अपन। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 10, ये मैंने दिया था आपको। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 10। तो सॉल्यूशन भी है वैसे तो इसका, शायद देखा भी होगा आपने। हमें बेसिकली क्या है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का लोकस निकालना है। एक सवाल तो कर रखा है वैसे क्लास में हमने, भाई दो लाइन थी, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक वेरिएबल लाइन पास हो रही थी, है ना। दो पॉइंट पे, दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक वेरिएबल लाइन पास हो रही थी। वेरिएबल लाइन एक्स एक्सिस को ए पर काट रही है, वाई एक्सिस को बी पर काट रही है, और हमने ए बी पर ओरिजिन से ड्रॉ किया था परपेंडिकुलर। उसके फुट का लोकस तो मैंने लिखवा रखा है क्लास में आपको, या ऐसा कुछ दिया हुआ है उन्होंने, या इस तरह से कुछ दिया हुआ है, देखो आपको मैं कह रहा हूँ ना, स्ट्रेट लाइन का एक एक सवाल आपके माइंड में रखना बच्चों। आप एक एक सवाल आप माइंड में रखोगे, उनका लॉजिक माइंड में रखोगे, आपका काम आसान रहेगा बहुत ज्यादा। वरना दिक्कत आएगी अपने को, बार बार इस तरह के लैंग्वेजेस सामने आएंगे हमारे में। तो रखा 2 ends A and B of a straight line segment of cosine C fixed upon rectangular, ये दे रखा है। एक एंड में ये दे रखा है x एक्सिस पर, एक एंड दे रखा है y एक्सिस पर। अब इंपॉर्टेंट है कि भाई a और b फिक्स नहीं है, a x एक्सिस पर है, b y एक्सिस पर है, लेकिन a और b पॉइंट फिक्स नहीं है। AB की लेंथ फिक्स है ना, AB की जो लेंथ है वो फिक्स है, यानी AB की लेंथ क्या आ गई, C आ गई, ये फिक्स है। ये स्लाइड कर रहे हैं, ये यही स्लाइड करेगा, ये यहाँ स्लाइड करेगा, लेकिन AB की जो लेंथ रहेगी वो सेम रहेगी। अब क्या कर रहे हैं, रेक्टेंगल को पूरा कर रहे हैं, रेक्टेंगल OAPB को पूरा कर रहे हैं, OAPB रेक्टेंगल बना लिया हमने। एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 में से सवाल भी आया हुआ है ना, भाई ये वेरिएबल लाइन है, ये किसी गिवन पॉइंट से पास हो रही है, ये वेरिएबल लाइन किसी गिवन पॉइंट से पास हो रही है, एक्स एक्सिस को ए पर काट रही है, वाई एक्सिस को बी पर काट रही है। रेक्टेंगल बनाया हमने, और ओ ए रेक्टेंगल OAPB के इस पी का वर्ड लोकस निकाल रखा है उन्होंने। एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 का एक सवाल डिस्कस कर रखा है हमने क्लास में, वो एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 में भी डिस्कस भी कर रखा है। वहां रेक्टेंगल बनाया था और इसका लोकस निकाला था, लेकिन ये दे रखा था कि ये वेरिएबल लाइन किसी फिक्स पॉइंट से पास हो रही थी, ये दे रखा था। अब हमें दे रखा है कि भाई ये लेंथ फिक्स है, यहां से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, तो जो उसका फुट आएगा उसका लोकस निकालना है, इसके फुट का लोकस निकालना है। ये मान लिया पॉइंट Q हमारे पास, इसका लोकस निकालना है, और जिसका लोकस निकालना है उसको एज्यूम कर लो। मान लिया भाई QH, K हमारे पास है, इसको एज्यूम कर लिया। अब हमारे पास देख रहे हैं कोई वेरिएबल अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया हमने, सी तो कांस्टेंट है,
भाई ये h कॉमा के इसका लोकस मुझे निकालना है, फुट द परपेंडिकुलर का। हम देखते हैं हमने एज्यूम कर लिया कि भाई ये पॉइंट a कॉमा 0 है, मतलब ये नहीं तो हमारे पास a हो गई और ये b हो जाएगी। a और b वेरिएबल है, a और b वेरिएबल है, लेकिन हम देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर है, भले a और b वेरिएबल है, उनके स्क्वायर का सम कांस्टेंट है, लेकिन भाई ये पॉइंट फिक्स नहीं है, ये पॉइंट फिक्स नहीं है, ये लेंथ फिक्स है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, वो वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस कर लिया है, ऐसे लिख लिया उसको। अब हम देख रहे हैं कि क्या p पॉइंट मालूम पड़ गया हमें? यस, p पॉइंट तो क्या हो गया, a b हो गया, p पॉइंट भी वेरिएबल है ना, हमें इसका लोकस निकालना है ना, हमें इस लाइन पर, इस वेरिएबल लाइन पर, इस मूविंग पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसके फुट का लोकस निकालना है अपने को, ठीक है, उसको निकाल सकते हैं। अब निकालने के लिए जो है वो अपन ज्योमेट्रिकली भी फॉलो कर सकते हैं, डायग्राम बना, डायग्राम का यूज करके भी निकाल सकते हैं, वरना हमने एज्यूम कर रखा है कि भाई ये पॉइंट कितना है, इसको के ऑब्वियस बात है PQ लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी, PQ लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी, मैं PQ की इक्वेशन भी लिख सकता हूं चाहूं तो, PQ की इक्वेशन को भी लिख सकते हैं अपन, या अपन डायरेक्ट चाहे तो फुट द परपेंडिकुलर जो लोकस जो फॉर्मूला होता है उसका भी यूज करके निकाल सकते हैं, हम ज्योमेट्री से भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली क्या करता हूं मैं, हम देख रहे हैं दिस इज, क्या इस लाइन का इक्वेशन हमारे पास है? यस, इस लाइन का इक्वेशन हमारे पास है, इस लाइन का इक्वेशन में लिख सकता हूं, AB लाइन का अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा, AB का इक्वेशन तो आ जाएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b और इज इक्वल टू 1, इसको लिख सकता हूं bx प्लस ay माइनस ab बराबर 0, ये AB का इक्वेशन हो गया। अब हम देख रहे हैं अगर किसी पॉइंट से मैं किसी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं तो उसका जो फुट होता है परपेंडिकुलर होता है ना, उसका फॉर्मूला जानते हैं हम, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा रखा है हमने, हम यहां से ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर और उसका फुट ही है ना, फुट ही है हमारे पास, यहां से ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइन हमारे पास है और यहां से ड्रॉ कर रहे हैं, ये आ जाएगा फुट, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस h, a माइनस h, h माइनस h, सॉरी h माइनस a, ये फुट का परपेंडिकुलर का क्या हो गया, s हो गया, समझ रहे हैं आप, x अपॉन a, a का मतलब क्या है ba, y माइनस y अपॉन b, b का मतलब a हो गया माइनस, अब वो जो पॉइंट है उस पॉइंट को रख दो आप, x की जगह x रख दो, y की जगह y रख दो, ab की जगह ab अपन अंडर रूट b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये साथ आएगा। तो एक लाइन थी हमारे पास है और किसी पॉइंट, अगर मान लो हम किसी पॉइंट से a कमा b से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ऐसे लिखते हैं ना x माइनस a y माइनस b, x क्या होता है, फुट होता है परपेंडिकुलर का x होता है, वो कितना है यहाँ पर h हमारे पास है, वो h हमारे पास है। अब हमें क्या करना है, a और b को गायब करना है और आंसर में c आ सकता है क्योंकि c कांस्टेंट है, बस यहां से निकाल लेंगे, इस ab से ab कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा h इक्वल टू व्हाट इज b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, व्हाट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको c स्क्वायर बोल सकते हैं अपने, इसको c स्क्वायर भी बोल सकते हैं, c स्क्वायर भी बोला जा सकता है इसको, तो हम देख सकते हैं यहां से हम लिख सकते हैं h इक्वल टू h माइनस a इक्वल टू h माइनस a इक्वल टू माइनस का ab स्क्वायर, माइनस का ab स्क्वायर अपॉन माइनस का ab स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसको लिख देंगे अपन c स्क्वायर अभी, देयरफॉर h इक्वल टू आ जाएगा a माइनस ab स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां से अगर मैं a कॉमन ले लूंगा, व्हाट वी गेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये c स्क्वायर आ जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर हट जाएगा एंड वी गेट h इक्वल टू a क्यूब अपॉन c स्क्वायर, एंड सिमिलरली अगर मैं k निकालूंगा, वी गेट b क्यूब अपॉन c स्क्वायर, b क्यूब अपॉन c स्क्वायर, c स्क्वायर है भैया ये a क्यूब अपॉन c स्क्वायर आ गया, b क्यूब अपॉन, अब मैं क्या है, भी गायब करना है तो गायब कर सकते हैं, यहां से मैं a निकाल लूंगा, a विल बी इक्वल टू h c स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/3, यहां से a आ जाएगा, यहां से मैं b निकालना चाहूं तो k into c स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/3, यहां से मैंने a निकाल लिया, यहां से मैंने b निकाल लिया, मुझे a और b को गायब करना और इस a और b को रख दो आप, a और b को रख दो, तो a और b हट जाएंगे, h की जगह x रख दूंगा और k की जगह y रख दूंगा, h की जगह x रख दूंगा और k की जगह y रख दूंगा, ठीक है ना, ऐसे निकाल सकते हैं, वरना आप ज्योमेट्री से भी निकाल सकते थे, अब देखो ज्योमेट्री से निकालते हैं टाइम लगता है अपने को, हमने इस तरह का एक सॉल्व कर रखा है पहले, इस तरह का एक सॉल्व कर रखा है पहले, तो देखो उसमें ऐसे भी निकाल सकते हैं, इस सॉल्यूशन में भी दिया हुआ है, ये सॉल्यूशन में भी दिया हुआ है, बट अपन ऐसा कर सकते हैं, देखो आप ये पॉइंट क्यू हमारे पास है, अब टाइम तो लगेगा देखो बताना है मैंने क्या करूंगा, इस एंगल को थीटा मान लिया, इस एंगल को थीटा मान लिया, पहले भी एक सवाल किया इस तरह थीटा मान लिया हमने, आपको याद आ रहा होगा, इस तरह थीटा एज्यूम करके निकाल लिया, वरना ऐसे भी निकाल सकते हैं चाहे दोनों। अब देखो ऐसे थीटा मानने के बाद हम थीटा जो वेरिएबल है उसको गायब करना पड़ेगा, एच और के में रिलेशन चाहिए, थीटा गायब करना पड़ेगा, तो हम जानते हैं देखो ये डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं,
ये h कॉमा k परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ऐसे मैंने यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इस पॉइंट को कुछ एज्यूम कर लेते हैं, इस पॉइंट को मैंने मान लिया s, इस पॉइंट को मैंने मान लिया s, इस पॉइंट को मैंने s एज्यूम कर लिया। हम देख सकते हैं भाई जो qs है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h, ये तो h हो जाएगा हमारे पास, ये h हो जाएगा, और जो qs है ये हो जाएगा k, क्योंकि वो पॉइंट क्या है, वो h कॉमा k हमारे पास है, वो h कॉमा k हमारे पास है। अब हमारी कोशिश है कि जो h और k इनको इन टर्म्स ऑफ थीटा कैलकुलेट कर लो, इनको इन टर्म्स ऑफ थीटा कैलकुलेट कर लो। तो देखो AB की लेंथ कितनी है, AB की लेंथ हमारे पास c है, AB लेंथ हमारे पास c है, और अगर AB की लेंथ c है तो OA कितना हो जाएगा, AB की लेंथ c है, हाइपोटेनस c है, ये एंगल थीटा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल सकता हूं और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल सकता हूं, मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा भाई, ये आ जाएगा c cos थीटा, क्या आ जाएगा c cos थीटा, और ये कितना आ जाएगा c sin थीटा आ जाएगा। थीटा का यूज कर रहे हैं अपन, इसको बोले c sin थीटा या इसको बोले c sin थीटा, एक ही बात है, हमें थीटा गायब करना है, h और k में रिलेशन निकालना है और थीटा गायब करना है। अब देखो ऐसा करें, हमें एक्चुअली ये डिस्टेंस निकालनी है एक तो, क्योंकि ये k के बराबर है, मुझे qs निकालना है, qs में से k के बराबर है, और अगर हम ध्यान से देखें तो जो ये डिस्टेंस हमारे पास है इसको बोल लेते हैं अपन r, जो rq हमारे पास है, rq हमारे पास h के बराबर है। तो मुझे कोशिश करना है, ये डिस्टेंस तो मुझे पता है k के बराबर है, इस qs को मुझे एक बार और qs को एक बार और कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ थीटा, और rq को एक बार और कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो कैसे निकालेंगे, मैं सिंपल ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके निकालेंगे। तो ये c sin थीटा है, ये c sin थीटा है, ये c sin थीटा, क्या ये वाला एंगल निकाल सकता हूं, ये एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल आएगा 90 माइनस थीटा। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसका यूज करके मैं AQ निकाल लूंगा, AQ बेस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा भाई, राइट एंगल ट्रायंगल PQA का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या है, AQ है ना, लेकिन ये एंगल थीटा नहीं है, 90 माइनस थीटा है ना, तो बेसिकली AQ कितना आ जाएगा, AQ इक्वल टू आएगा AQ जो c sin थीटा इनटू cos ऑफ 90 माइनस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये निकाला, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट AQ निकाल लिया मैंने, AQ ये निकाल लिया। अगर ये R होता ना भाई, अगर ये R होता तो ये आता R cos थीटा आता है, R cos थीटा, तो R तो हमारे पास ये है, और थीटा कितना है, पाई बाय 2 माइनस थीटा है, समझ में आ गया। तो ये c sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, थोड़ा बहुत आइडिया देना हो सकता है आप सोच पाए इससे ना, c sin स्क्वायर थीटा। अब c sin स्क्वायर ये आया बेसिकली हमारे पास, ये आया c sin स्क्वायर थीटा, ये c sin स्क्वायर थीटा आया। अब ये c sin स्क्वायर थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये कितना आएगा, मान लो इसको मैंने r बोल दिया, इसको मैंने r बोल दिया, तो ये आएगा r sin थीटा और ये आएगा r cos थीटा। तो qs कितना आ गया, qs इक्वल टू AQ sin थीटा, और SA वो आएगा AR cos थीटा, AR cos थीटा, AR हमने निकाल रखा है ना, AR नहीं AQ भैया एंगल थीटा है ना, तो AQ, ये तो AQ आ गया, इस AQ को कैलकुलेट कर लिया हमने, और अगर मुझे QS निकालना है तो वर्टिकल कंपोनेंट आ गया और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, तो यहां से निकालूंगा तो ये आ जाएगा c sin क्यूब थीटा, और यहां से निकालूंगा तो आएगा c sin स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा। ये तो क्या हो गया भाई, ये QS किसके बराबर हो गया, ये तो k के बराबर आ गया, यानी ये तो आ गया k के बराबर आ गया है। और अगर मैं यहां से निकालना चाहूं तो अगर मैं h निकालूंगा ना तो h किसके बराबर है, h इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास OA माइनस AS, h इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि h हमारे पास ये है ना, ये हमारे पास h है, ये हमारे पास h है, और ये किसके बराबर होगा, ये इसको बोले या OS को बोले, एक ही बात है ना। तो OA कितना आ गया, OA आ गया c cos थीटा माइनस c sin स्क्वायर थीटा और इनटू cos थीटा, तो आ जाएगा हमारे पास इससे c cos क्यूब थीटा आ जाएगा, h इक्वल टू आ जाएगा c cos क्यूब। अब यहां से cos थीटा निकाल लूंगा, यहां से sin थीटा स्क्वायरिंग करके जोड़ दूंगा। ये तो क्या समझाने में बहुत टाइम लगता है ना, वो तो खुद अपन, क्योंकि इंजीनियर बनने जा रहे हैं अपन खुद सोचेंगे, समय कम लगेगा ना, मैं समझाऊंगा तो दिक्कत आएगी ना भैया, तो इससे टाइम लगता है इसमें, अदरवाइज वो भी निकाल सकते थे अपन, उसको भी निकाला जा सकता था। इसके बाद एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 6,
एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में तो दिक्कत नहीं आई होगी आपको ना, 6 तो हो गया होगा ना, एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 का 6 वो सब पढ़ा भी होगा आपने, बोनस है वो ना, मतलब सवाल बोनस भी डिक्लेयर किया गया था वो, क्योंकि उसमें क्या है अगेन, हालांकि बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर एग्जाम सवाल बनाते हैं ना, लेकिन कई बार मिस्टेक हो जाती है, कहते हैं ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, अगर कहीं ना कहीं ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है तो कहीं ना कहीं गलती होने की संभावना रहती है। तो इस सवाल में क्या सवाल दे देते हो, भूल गए थे ना, जो उन्होंने ऑप्शन दिए ना, तो ऑप्शन से गड़बड़ हो गई ना। उन्होंने पूछा है भाई लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, सवाल एक मिनट निकालता हूं मैं ना, जो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसकी 1,1 से डिस्टेंस निकालनी है और हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। सवाल में दिया हुआ है उन्होंने ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है और सी 0 से बड़ा है, ये दे दिया उन्होंने। फिर दो लाइन दे दी उन्होंने कहा भाई लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसकी 1,1 से डिस्टेंस अगर 2√2 के बराबर से 4√2 से कम है तो बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है a प्लस बी माइनस सी ग्रेटर देन 0, ये फर्स्ट ऑप्शन में है। दूसरे वाले में लिखा हुआ है a माइनस बी प्लस सी लेस देन 0। तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है a माइनस बी प्लस सी एंड लेस ग्रेटर देन 0। लास्ट वाले में लिखा हुआ है a प्लस बी माइनस सी ग्रेटर देन 0, ये ऐसा लिखा हुआ है। पता लगाना है कौन सा करेक्ट है, ये पता लगाना है अपने को। तो ध्यान से देखें, अगर ये दिया हुआ है अपने को तो बच्चे ने क्या ऑप्शन पहले देखे। कई बच्चे होते हैं जो ऑप्शन पहले देखते हैं ना, कई बच्चे ऐसे होते हैं उनको सवाल करना आता है लेकिन वो ऑप्शन पहले देखते हैं ना, और ये हैबिट में रहना चाहिए हमारा। ऐसा नहीं कि आपको गलत बात सिखा रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन सामने लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं भाई ऑप्शन मैंने देखे ही नहीं उसके बिना आंसर निकाला है, एक नंबर ज्यादा दो मुझे आप, ऐसे तो कोई नंबर होता नहीं है ना, इसके ऑप्शन देख लेना चाहिए देखो। अब देखिए ये जो जानकारी दे रखी है इससे मालूम पड़ता है कि बी सी से बड़ा है, और अगर बी सी से बड़ा है तो भाई ये पॉजिटिव हो गया इसका मतलब, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव आ गया, नहीं तो पॉजिटिव आ ही गया, ये तो करेक्ट होगा ही होगा। जैसे यहाँ देखो, अब ए बी से बड़ा है तो ये पॉजिटिव आ गया, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये गलत हो गया, ये नेगेटिव रखा है। अब यहाँ पर आ गया अपन, यहाँ पर आ गया एक शायद नेगेटिव रखें, दो डी वाला भी नेगेटिव रखा है, उसमें भी अगेन बी माइनस सी पॉजिटिव है, ये फिर पॉजिटिव आ गया, यानी ये भी गलत हो गया। और अगर ए माइनस बी प्लस सी ये पॉजिटिव, तो ए और सी करेक्ट बच्चे ने लिख कर दिया, ए और सी बिना कुछ देखे है, ए और सी करेक्ट, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उससे सही है भाई, है आपने जो दे रखा है उससे सही है। अगर किसी बच्चे ने ऑप्शन नहीं देखा होगा, उसने ईमानदारी से सवाल किया होगा, उसको टाइम लगा होगा, उसने पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला होगा, फिर 1,1 से डिस्टेंस निकाली होगी, उसको 2√2 से कम किया होगा, उसका सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, और अगर उससे निकालोगे आप उससे आंसर सी आता है मेरे हिसाब से। अगर कैलकुलेट करके निकालो तो सी आएगा, कैलकुलेट करके निकालने पे सी आता है। लेकिन भाई ये भी तो गलत है, ये भी तो सही है ना, ये भी सही है, ये भी सही है, ये बिना कुछ कैलकुलेट करके निकाल लिया हमने। तो इसमें बोनस दिया गया था, जिसने ए टिक किया था उसको भी सही माना था, सी टिक करो तो भी सही है, वरना बोनस भी दिया था इसमें। तो ये मतलब थोड़ी सी मिस्टेक हो गई सवाल को बनाने में। क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 में टाइम लगेगा अपने को ना, 7 में टाइम लगेगा, मैं समझाऊंगा आपको 7 में, जैसे आपने किया हुआ है, लेकिन वो नेक्स्ट नंबर ही करेंगे अपन, क्या करें, कर नहीं पाए मैं आज, नेक्स्ट नंबर कम पढ़ लेंगे और क्या है, और सवाल ज्यादा कर लेंगे अपन। तो क्या करूं, होमवर्क तो दे दूं मैं आपको, है ना, होमवर्क तो दे देता हूं मैं आपको ना, होमवर्क में दे देता हूं आपको, और होमवर्क में दे देता हूं आपको ना, थोड़ा कम देता हूं होमवर्क, हो गया स्ट्रेट लाइन के अंदर एक तो लिखे एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1, मैंने कल भी दिया था वैसे आपको, है ना, पहले कल वाला पूरा कर लेते हैं, पहले कल वाला जो दिया था वो पूरा कर लेते हैं। आप चाहो तो आप तो अटेम्प्ट तो पूरा कर सकते हैं ना, चाहो तो, मैं होमवर्क दे नहीं रहा, अटेम्प्ट तो पूरा कर सकते हैं आप, कुछ बचे हुए हैं क्योंकि हमारे कल वाले भी हैं, तो मैं एसओटी का दे रहा हूँ आपको होमवर्क, एसओटी का एक्सरसाइज 1 में लिखे A11 करना है, A13 करना है, B4 C1 एक्सरसाइज 2 A2 A5 A7 A8
B1 B7 बस इनको ही करते हैं अभी, और डीबी भी कर लेंगे। C1 में दे चुका सर आपको, C2 कर लेंगे अपन, डीबी नंबर C, ये करके लाना है आप लोगों को, ठीक है ना। डीबी नंबर C2 करना है हमें, इन सवालों को करके लाना है, तो फिर डिस्कस, ताकि होमवर्क ज़्यादा नहीं होगा हमारे। संडे आ रहा है तो संडे को रिवीजन भी कर लें आपने। हर बार मैं आपको बोल के जाता हूँ ना, याद दिला के जाता हूँ भाई, कहाँ सैटरडे है, सैटरडे के बाद संडे आता है बच्चों, संडे का दिन रिवीजन का होता है। हम इंतजार करते रहते हैं ना कि भाई रिवीजन करेंगे ना, नहीं तो रिवीजन करते रहे आप। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं, फिर अपन मंडे को मिलेंगे अपन। आराम से संडे का यूज करें आप, बेस्ट पॉसिबल यूज करें मन से, और रिवीजन करें आप, जो भी आपकी वीकनेसेस है उनको दूर करने की कोशिश करें।